बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्रों के लिए जो बीए द्वितीय वर्ष में इस समय मतलब कि बीए पार्ट 3 में है या फिर बीए थर्ड ईयर बोलते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग इसको बीए लास्ट ईयर या बीए फाइनल ईयर की संज्ञा देते हैं। तो आप चाहे बीए किसी में भी हो, अर्थात थर्ड ईयर, लास्ट ईयर, फाइनल ईयर, जो भी आप उचित समझे, बीए पार्ट 3 उसका ये जियोग्राफी का पेपर 3 है। इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों का मॉडल पेपर हमने अवेलेबल करवा दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे 100%। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट का ये दावा कभी जो है असफल नहीं होता है, और लगातार आप लोगों के सफल प्रयास, सफल समर्थन से लगातार आपके समक्ष जो मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न फंस रहे हैं। आप एक बार जिनकी परीक्षा हो गई उनके पेपर हमने अवेलेबल करवाए, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हो, सभी विश्वविद्यालयों में शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से लगभग 80 से 95% के आसपास तक प्रश्न फंसने के चांसेस रहते हैं। किसी सब्जेक्ट में तो 100 के 100% फंस गए हैं प्रश्न पत्र में प्रश्न। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्नों का एक प्रकार से जो आंकड़ा है वो जो है 100% तक जो है टच कर रहा है। तो आइए इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं जियोग्राफी का पेपर 1 यानी जियोग्राफिकल थॉट, जिसका नाम है भौगोलिक विचारधारा। उसका मॉडल पेपर हमने दे दिया, उसके बहुत सारे प्रश्न और उसके उत्तर हमने उसमें बताए हैं। उत्तर कैसे लिखना सभी को बताया। उसके बाद में पेपर 2 जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से आपका है, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, उसको लेकर के भी हमने मॉडल पेपर आपको दे दिया। चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, वही देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है और उस जानकारी के माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। ओके, अब पेपर 3 की मैं बात करूंगा। पेपर 3 में जो होता है 3 खंड है आपके। पेपर 3 में कितने खंड है भाई? पेपर 3 में 3 खंड है। वैसे पेपर 3 का आपके नाम क्या है? पेपर 3 का आपके नाम है वर्ल्ड रीजनल स्टडीज। क्या नाम है? वर्ल्ड रीजनल स्टडीज। रीजनल वाले होता है क्षेत्रीय, तो विश्व का क्षेत्रीय भूगोल या फिर विश्व का क्षेत्रीय अध्ययन, ये आपको पढ़ना होता है। बीए तृतीय वर्ष में अगर आप जियोग्राफी लेते तो उसके पेपर 3 में आपको पढ़ना होता है जियोग्राफी के। पेपर 3 के मतलब 3 में 3 खंड होते हैं। तो उन्हीं 3 खंड में से जो पहला खंड है यानी ए वाला, उसका नाम है साउथ वेस्ट एशिया, अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया। साउथ माने होता है दक्षिण, वेस्ट माने होता है पश्चिम, एशिया माने एशिया। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, और दक्षिण पश्चिम एशिया से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो दूसरा पेपर होगा मेरा, मतलब कि एक प्रकार से दूसरा वीडियो होगा, वो पेपर 3 का पोर्शन बी होगा, अर्थात उसमें हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट पेपर होगा पेपर 3 का, यानी पेपर 3 का जो सी खंड होगा, उसके अंतर्गत हम सुदूर पूर्व एशिया अर्थात फॉर ईस्ट एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो भी होगा आप उसके हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप बीए थर्ड ईयर में जियोग्राफी का पेपर चूज करते हैं तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आपको ये ऑप्शन आता है कि वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी में आप कौन सा पेपर पढ़ना चाह रहे हो। तो उसमें आपको अगर साउथ वेस्ट एशिया आपने चुना होगा तो साउथ वेस्ट एशिया पढ़ना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया चुना होगा तो वो पढ़ना पड़ेगा, और इसी के अलावा अगर आप लोगों ने फार ईस्ट एशिया चुना होगा तो आपको फार ईस्ट एशिया का पेपर देना होगा। अब प्रश्न उठता है कि सर जी मुझे नहीं पता है कि आखिरकार मेरा कौन सा पेपर होगा, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपके लिए बड़ा सरल उपाय है कि आपको अब एडमिट कार्ड मिल गया होगा। अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षा चल रही है, उनके एडमिट कार्ड आपको मिल गए होंगे। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, आपकी अगर आपका एडमिट कार्ड मिल चुका है आपको, तो आप क्या करेंगे? एडमिट कार्ड में देखिएगा नीचे पेपर के नाम मेंशन होते हैं कि हाँ ये पेपर के नाम और उसका पेपर होना आपका। तो एडमिट कार्ड में पेपर के नेम लिखे हुए होते हैं नीचे, सब्जेक्ट तो ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, उसके नीचे आपको एडमिट कार्ड में आपको क्या मिलेगा? पेपर के नाम मिलेंगे। तो उसी पेपर के नाम में जियोग्राफी वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो उसमें पेपर 3 के स्थान पर पेपर 3 में आप देखेंगे तो पहला तो लिखा रहेगा जियोग्राफिकल थॉट, दूसरा लिखा रहेगा इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो ये सभी में लिखा रहेगा जितने भी छात्र छात्राएं होंगे। और जो तीसरा पेपर होता है इसमें खास करके अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग, किसी में साउथ वेस्ट एशिया लिखा होगा एडमिट कार्ड में, किसी में फार ईस्ट एशिया लिखा होगा, तो किसी में साउथ ईस्ट एशिया लिखा होगा। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा उसी का आपका पेपर होगा। ये बड़े खुले शब्दों में बता रहा हूँ, इसको एक बार में समझ जाइएगा। एक बार नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुन लीजिएगा। जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, अगर साउथ वेस्ट एशिया तो उसका होगा, साउथ ईस्ट एशिया तो उसका होगा, फार ईस्ट एशिया तो उसका होगा। अब
प्रश्न उठता है कि सर जी इन तीनों का होगा तो मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, आप तो फार ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया का करवा रहे हो। तो परेशान ना हो, मैं साउथ वेस्ट एशिया का करवा रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया का इसके बाद में करवाऊँगा, और उसके बाद में मैं फार ईस्ट एशिया का अर्थात सुदूर पूर्व एशिया का जो है पूर्वी एशिया जिसको कहते हैं आप, उसके बारे में करवाऊँगा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देश हैं, उन्हीं देशों के बारे में हमको उनका क्षेत्रीय अध्ययन देखना है। वहाँ पर कृषि कैसी होती है, उनकी जनसंख्या घनत्व या वितरण कैसा है, वहाँ पर जलवायु कैसी है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ या और भी चीज़ें कैसी हैं, पर्वत पठार नदियाँ, और जो है उद्योग धंधे या फिर औद्योगिक नगर, ये सब कौन कौन से हैं, यातायात, तमाम प्रकार के साधन, व्यापार कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। ओके, तो लगभग आपके 5 मिनट यानी 5.5 मिनट हो चुके हैं मुझे आपको बताते हुए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं विस्तार से आपको समझा सकूं। ये हल मॉडल पेपर होगा, इसके अंतर्गत साउथ वेस्ट एशिया के ऐसे प्रश्न होंगे जो कि 100% चांस रहेगा आपकी परीक्षा में पूछे जाने का दक्षिण पूर्व एशिया से। परीक्षा से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लेना। मेरे हिसाब से अगर एक बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें ठहरेंगी, लेकिन जब इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा ईयरफोन लगा करके, निश्चित तौर पर आपका बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी और आंख मूंद करके आप अपनी परीक्षा को अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आंख मूंद करके नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। व्यंग्यात्मक शैली में हमने बोला इसको, ठीक है। देखिएगा भूगोल यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है भूगोल BA तृतीय वर्ष, और भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी हमने। मॉडल पेपर है 2022 का, पेपर 3 यानी कि पेपर 3 का फर्स्ट पोर्शन साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिण पश्चिम एशिया। वर्ल्ड रीजनल स्टडीज ये पेपर का आपके नाम होता है। इसके 3 खंड होते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और फार ईस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्नों को समाहित किया गया और उसके उत्तर को बताने का प्रयास मैं करूँगा, कैसे लिखना उसको। पेपर आपका 3 खंडों में बटा होगा खंड आ, बा और सा। खंड आ की अगर बात की जाए तो यहाँ से अति लघुते टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, उसके लिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों कितने नंबर मिलेंगे, 1.5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे 10 प्रश्न करने के बाद में। तो आइए देखते हैं, इसमें 10 प्रश्न आपके अति लघुत्तरीय होंगे, 10 लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और लास्ट में आपके 5 दीर्घोत्तरीय होंगे, उन पर भी चर्चा करने का प्रयास, अगर समय बचता है तो करने का प्रयास रहेगा पूरा। ओके, पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल देशों के नाम लिखिए। क्या दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल देशों के नाम लिखिए। दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन देश शामिल हैं भाई? तो दक्षिण पश्चिम एशिया में खास करके अगर बात की जाए तो 20 देश हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से देश हैं भाई? 20 देश आपके दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं एक बार सुन लीजिएगा। पहला है आपकी तुर्की, पहला कौन सा है आपका देश तुर्की। दूसरा कौन सा देश है? बहरीन। तीसरा कौन सा होगा आपका? कुवैत। चौथा कौन सा होगा आपका? ओमान। पांचवा कौन सा देश है आपका? कतर। छठवां कौन सा देश है आपका? सऊदी अरब। सातवां कौन सा देश है भाई? यमन। और आठवां कौन सा देश है आपका जो है? सातवां कौन सा है? सातवां हमने क्या बताया? यमन बता दिया ना। और 8वां लिख लीजिएगा क्या है आपका? संयुक्त अरब अमीरात। और 9वां आप लिख लीजिएगा अजरबैजान। 10वां देश इसमें जो शामिल है उसका नाम है जॉर्जिया। और 11वां देश कौन सा है भाई? इराक। 11वां देश कौन सा? इराक। और 12वां देश कौन सा? इजराइल। और 13वां देश का नाम क्या है भाई? जॉर्डन। 14वें देश का नाम है, यानी अब इसको सीरियल से नहीं याद करना कि ये 14वां 15वां बता रहा हूँ, ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि ये जो है तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब जो है संयुक्त अरब अमीरात, इस प्रकार से आपको बता दिया जाए कि हाँ एक तरफ से सीरियल से आपको रटना, ऐसा नहीं है। ये आप किसी भी क्रम में रट सकते हो या फिर इसको याद कर सकते हो। तो एक बार ये तो कन्फर्म है कि आपको इन देशों को अगर याद है। अगर ये देश आपको नहीं याद हैं तो फिर आप जियोग्राफी पढ़ना तो छोड़ ही दियो। एकदम से कन्फर्म बात बता रहा हूँ। आप अगर इन देशों के नाम अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो एक बार जियोग्राफी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आपको 3rd ईयर में नाहक में आप लोगों ने जियोग्राफी ले लिया, या फिर हो सकता है प्रैक्टिकल में नंबर के चक्कर में आप लोगों ने ले लिया होगा। तो ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। जियोग्राफी हार्ड सब्जेक्ट है, इसको आपको समय देना पड़ेगा। तो इसमें मैं कुछ आपको कीवर्ड्स बताता हूं जो कि आपको याद करने हैं। आप इन 20 देशों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। ओके, अगर राजधानी याद कर पाएँ तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पाते तो कोई दिक्कत बात नहीं। राजधानी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, अगर कहें तो मैं राजधानी भी सभी की बता दूँ, लेकिन फिर भी आप जो भी उचित समझें। 14वां देश कौन सा आपका? लेबनान। 15वां कौन सा हो जाएगा आपका? फिलिस्तीन। 16वां कौन सा हो जाएगा? सीरिया। 17वां कौन सा लिख सकते हो आप? ईरान हो गया। 18वां आपका साइप्रस। और 19वां मिस्र। और 20वां कौन सा हो जाएगा? आर्मेनिया। ओके, अच्छा, अब इन सभी की राजधानी मैं एक बार फिर से आपको गिनवा दे रहा हूँ जो है इन सभी देशों के नाम और राजधानी। पहला देश आपका तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है भाई? अकारा। दूसरा देश कौन सा इसमें शामिल है? बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ओके,
तीसरा देश कौन सा है इसमें? कुवैत। कुवैत का जो है एक प्रकार से राजधानी कौन सी? कुवैत सिटी। चौथा देश कौन सा हो गया आपका? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। जो है पांचवा आपका कौन हो गया? कतर। कतर की राजधानी क्या है भाई? दोहा। छठवां बता सकते हो संयुक्त अरब अमीरात, इसका राजधानी कौन सी? अबू धाबी। सातवां देश आप बता सकते हो कौन सा? संयुक्त अरब, इसकी राजधानी क्या है? रियाद है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। वहीं आपको और बता दिया जाए, जैसे आठवां देश कौन सा हो जाएगा आपका? आठवां देश हो जाएगा यमन। यमन की राजधानी क्या होगी आपकी? साना। नौवां हो जाएगा अजरबैजान, राजधानी क्या है? बाकू अजरबैजान की। 10वां देश कौन सा हो गया आपका? 10वां देश हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबलसी। क्या है? तिबलसी। 11वां देश कौन सा होगा? इराक। इराक की राजधानी क्या है भाई? बगदाद। इराक की है क्या राजधानी? बगदाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो है 12वां राज्य देश कौन सा है आपका? जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। 13वां देश कौन सा हो जाएगा आपका? इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है भाई? यरूशलेम। ओके, 14वां देश कौन सा आप लिख सकते हो? लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। 15वां देश आप लिख सकते हो? सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? दशमिक। 15 और 16वां आप लिख सकते हो क्या? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? रामल्लाह। ओके, और 17वां देश आप लिख सकते हो क्या? ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की तो बगदाद है, ईरान की क्या है? तेहरान है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 18वां देश आपका कौन सा हो गया? साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या है भाई? निकोसिया। ओके, 19वां देश कौन सा आ गया इसमें जो शामिल है? राज्य में बोल रहा हूँ, राज्य का मतलब देशी ही से तात्पर्य लीजिएगा यहाँ पर। ओके, 19वां देश कौन सा आपका हो गया? मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा यानी कैरो। ओके, और 20वां देश आपका होगा इसमें आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है आपकी येरेवान। येरेवान। आर्मेनिया की राजधानी क्या है भाई? येरेवान। तो एक प्रकार से ये हमने आपके समक्ष तमाम सारी बातें बता दी। निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों के नाम और उनकी राजधानियाँ थी जो कि हमने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है एशिया में जनाधिक्य की। अब जरूरी नहीं कि अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण पश्चिम एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए, हो सकता है इसी प्रश्न को आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम एशिया का परिचय दीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का परिचय दीजिए, ऐसे पूछ सकता है। या दक्षिण पश्चिम एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम एशिया विश्व की सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का एक भाग होता है। और दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो 62,055 जो है 62,55,160 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ओके, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो जनसंख्या वगैरह। आप एक बार गूगल पर सारी चीज़ें अगर देख लेंगे इसके बारे में तो आपको जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। हालांकि जनसंख्या वगैरह बढ़ती रहती तो आप लोग इसको पुस्तक में मत देख करके जाइएगा, क्योंकि पुस्तक में पुराना डाटा आपका दिया होगा। तो एक बार नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम एशिया की जो है क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या वहाँ कितनी है। और ये सब आप एक बार गूगल पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। ओके, अच्छा, अगला प्रश्न आपके समझ क्या आ गया भाई? अगला प्रश्न ये हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि एशिया में जनाधिक्य की समस्या को, प्रश्न क्या है कि एशिया में जनाधिक्य की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। तो क्या उपाय हो सकते हैं भाई जनसंख्या की समस्या को हल करने के? तो ऐसे एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया जनसंख्या देखेंगे एशिया के मामले में तो एशिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही है। और इसका विस्तार से अगर हम अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि एशिया में बढ़ती हुई जनसंख्या से आप देखेंगे तो इस महाद्वीप में तमाम प्रकार की समस्याएं मिलेंगी। और कुछ समस्याएं तो ऐसी है मेरे प्यारे दोस्तों कि बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं और इनका प्रभाव जो है पूरे देश के, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे सामाजिक जीवन स्तर हो, सभी पर पड़ता है और उचित तरीके से पड़ता है। अनुचित तरीके से पड़ता होगा आपका, ठीक है। और जनसंख्या की आप देखेंगे लगातार वृद्धि से क्या होता है, तमाम प्रकार की बुराइयां समाज में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी उत्पन्न होती हैं। और इन बुराइयां जो उत्पन्न होती हैं इनको दूर करने के लिए जनसंख्या में तीव्र जो वृद्धि हो रही है उसको अगर नहीं रोका गया तो लगातार जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है इस प्रकार से जो बुराइयां हैं समाज में वो बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि इसको रोकने में हम लोग असफल हो जाएंगे। तो इसी को रोकने के लिए तमाम प्रकार के उपाय हम लोग कर सकते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद में आप लिख सकते हो कि जो कि उपाय निम्न प्रकार से हैं, फिर नीचे लिखे गए हैं। इस प्रकार से आप वहाँ पर अपनी कॉपी में लिखेंगे कौन कौन से उपाय हम लोग कर सकते हैं भैया। कौन कौन सा उपाय है? पहला उपाय आपका हो सकता है, पहला कौन सा उपाय है? पहला उपाय है कि संतान उत्पत्ति पर हम क्या लगा दें? प्रतिबंध लगा दें। क्योंकि क्या है, खास करके कभी किसी धर्म में से हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, अगर लड़का नहीं होगा तो फिर जो है आग कौन देगा?
और आग नहीं देगा तो खास करके आप देखेंगे कि जो है आग नहीं देगा, इसी चक्कर में जो है लड़के के चक्कर में खास करके जो है वो जो है प्रोसेस आगे बढ़ाते रहते हैं, और लड़के के चक्कर में तमाम सारी लड़कियां हो जाती हैं। तो 3-4 लड़की हो गई तो अब सोचते हैं कि लड़का हो जाएगा तो हाँ वंश चलेगा और मोक्ष को मिलेगा। चूँकि इसमें मान्यता है हिंदू धर्म में, खास करके ये मान्यता है कि अगर लड़का आग देगा तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये मान्यता है, तो कुछ मान्यता के चक्कर में तो इससे थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन मान्यता से जनसंख्या तो बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मुस्लिमों में होड़ लगी है कि कितना ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, ताकि क्या हो, ताकि जो है भारत में आप देखेंगे तो लगातार जो है तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख रहे होंगे कि डाटा पहले से कितना ज़्यादा बढ़ चुका है हर एक क्षेत्र में। मैं किसी की आलोचना या फिर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो वास्तविक चीज़ें उसको बताने से ना तो आप रोक पाएंगे, ना मैं खुद ही अपने आप को रोक पाऊंगा। अगर मैं उसको दबा लूँ कोई बात हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे सिख की हो, किसी भी धर्म की हो, तो उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। उस समस्या जो है उस समस्या का हल निकालना ही परम आवश्यक है। आप जरूर नहीं, आप देखेंगे कि अलग अलग इधर उधर क्षेत्रों में 5-5 6-6 बच्चे हो चुके हैं। अब इनकी जो है जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी जनसंख्या तो बाहुल्य हो रही, जनसंख्या बढ़ रही है। अब ऐसे में बेरोजगारी दर बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी दर बढ़ेगी। बेरोजगारी दर बढ़ने से क्या होगा भाई, गरीबी अपने चरम स्तर पर होगी, और जब गरीबी अपने चरम स्तर पर होगी तो जब बेरोजगार लोग घूमेंगे, गरीबी बढ़ेगी, बेकारी की समस्या उत्पन्न होगी। तो आप जानते हैं जीडीपी दर जो होगी अपने आप घट जाएगी। जो जीडीपी दर घटेगी तो प्रति व्यक्ति या प्रति कैपिटा जो इनकम होती है वो भी घटेगी, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसी कारण से हमको सबसे पहले संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाना होगा। जैसे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है अगर ला दी जाए कि हाँ 2 बच्चे हों, ये सही रहेगा, बेटर रहेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इसमें सभी लोग संतुष्ट रहें। 2 लड़कों से ऊपर या 2 और तमाम प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, फिर भी आप जो है इसमें दिक्कत हो तो ये फिर भाई जो है कहीं ना कहीं पे ये अनपढ़ों की पहचान होगी उसके बाद में। ओके, तो भाई जनसंख्या पर नियंत्रण एक प्रकार से हम और आपको आगे आना होगा, खास करके अब के युवा पीढ़ी जो है उनको आना होगा, और जब वो आगे आएंगे तभी कुछ संभव है। बाकी तो अब चूँकि युवा पीढ़ी जो अब की आ रही है वो सब पढ़ी लिखी है और उनको परिवार नियोजन के बारे में पूर्ण जानकारी है, और उसी का प्रयोग करेंगे तभी सारी चीज़ें होंगी। हालांकि दूसरा जो आपका तो पहला क्या है भाई, संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा क्या, विवाह की आयु में वृद्धि कर दी जाए। विवाह की आयु आप देखेंगे यहाँ पर 18 साल पर कर दी जाती है लड़कियों की, और 21 पर जो है लड़कों की। आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है अभी फ़िलहाल में, थोड़ा सा पहले अभी चंद दिनों पहले, तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। इजाफा होने की आवश्यकता है, तो जो शादी की उम्र है, जो विवाह की उम्र है, उसको बढ़ा दिया जाए ताकि लड़के जो है प्रकार से थोड़ा सा बाद में हो, इस प्रकार से। तीसरी चीज़ क्या है कि जो है संतति सुधार एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जो है वो चलाई जाएँ, ताकि जो है इससे भी कहीं ना कहीं पे जनसंख्या पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। चौथी बात है कि सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, यानी कि जो सामाजिक शिक्षा है उसका प्रसार करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, तभी क्या होगा कि लोग शिक्षा के बारे में, सामाजिक शिक्षा के बारे में जान सकेंगे, और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में, विवाह क्या है, इन सभी के बारे में जान सकेंगे, और विस्तार से हर एक चीज़ का अध्ययन कर पाएंगे। पांचवी चीज़ क्या है भाई, पांचवी चीज़ है कि भूमि का सर्वाधिक उपयोग करें। क्या भूमि का सर्वाधिक उपयोग करें, तो इससे भी कहीं ना कहीं पे जनाधिक्य की जो समस्या है इसको टाला जा सकता है। छठवीं चीज़ है आपकी जो है उपाय कर सकते हैं हम क्या, छठवां उपाय क्या कर सकते हैं, औद्योगिक विकास कर सकते हैं। यानी कि उद्योगों का अगर हम विकास करेंगे तो जो जनाधिक्य से समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं को हम लोग, उन समस्याओं से निपटारा पा सकेंगे। कब, जब हम कोई उद्योग जो है स्थापित कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई खास करके, उसको हम थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ आप सातवां उपाय क्या कर सकते हो, खाद्य सामग्री का आयात। यानी खाद्य सामग्री को अगर हम आयात करें, यानी कि खरीद लें, ठीक है। निर्यात माने क्या होता है, बेचना, आयात माने क्या होता है, खरीदना। तो अगर हम खाद्य सामग्री खरीदेंगे तो भी कहीं ना कहीं पे जो खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है पूरे के पूरे भारत में या फिर अन्य देशों में, वो समाप्त हो सकेगा। और इसी के साथ साथ आठवां उपाय हम कर सकते हैं कि मानव प्रवास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, तो एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में आप देखेंगे तो तमाम प्रकार के उपायों को पर अमल भी किया जा रहा है, और जनसंख्या की आर्थिक वृद्धि में आप देखेंगे तो भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है लगातार। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। योगी जी का आप लोगों ने देखा होगा 2 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। और जापान में आप देखेंगे तो भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से गहरी खेती की जाती है, और भारत में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, औद्योगिक विकास भी भारत में किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जनसंख्या पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण या फिर कुछ मात्रा में नियंत्रण जरूर आया है पहले की तुलना में। अब लोग समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि अगर 4-5 लड़के पैदा कर दिए उसके बाद में उनकी रोजी रोटी कौन चलाएगा। पहले लोग जो है मतलब कि जैसे कि अगर वो गरीब थे तो बच्चों को पैदा कर दिया, तो इसे
कहेंगे कि हाँ यही सब धन है, लड़का ही धन है, यही बोलते थे कि ये चलेगा, बड़ा होगा, कुछ कमाएगा, वैसे क्या बैठेगा, इस प्रकार से। तो ये चीज़ है खास करके, तो इस पर ये तमाम सारी चीज़ों पर रोक लगाना पड़ेगा। तो इसमें धार्मिकवाद या फिर कट्टरता नहीं लानी पड़ेगी, धर्म को एक प्रकार से अलग पर्दे पर आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको जनसंख्या नियंत्रण आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। अगर आप ये सोचें कि कट्टरवादी बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे कुछ होगा नहीं, और एक दिन चले जाना है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। धर्म वरम से अगर बात की जाए, धर्म क्या सिखाता है? धर्म आपको यही सिखाता है कि आप जो है समाज में किस तरीके से रहोगे और कैसे कैसे अच्छे कार्य करें आप, इसी को लेकर के धर्म बनाया गया। धर्म कोई ऊपर से आपका बना करके नहीं आया है। आदि धर्म तो आपका भाई सनातन धर्म है, जो है पुरातन धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्म जो है खास करके सब एक ही दूसरे के मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखेंगे वो भी धर्म वही कहता है, चूँकि जब आप देखेंगे कि जो ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसी से कहीं ना कहीं पे इसके जो मटेरियल है, वेद पुराण, इन्हीं सब से कहीं ना कहीं पे जो मटेरियल्स है उनके पुराणों में या फिर उनके जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, अनेक धर्म ग्रंथों में वो चीज़ लिखी गई हैं। आप देखेंगे हूबहू। तो कहीं ना कहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि बात एक ही कह रहे हैं सभी लोग, जो है जो भगवान है सब एक ही है, लेकिन क्या है माध्यम अलग अलग है। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है बाज़ार में, तो आप एक शॉर्टकट जाते हो, एक आप हाईवे जाते हो, इसी प्रकार से ये भी होता है। तो आपको ये सब पता होगा, आपको मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ सभी को पता है, लेकिन फिर भी कट्टरता फैली हुई है ज़बरदस्त। अगला आपके समक्ष है जो है वैश्विक तापन। तो वैश्विक तापन क्या है भाई? वैश्विक तापन को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापन को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है वैश्विक तापन क्या? तो भूमंडलीय ताप के कारणों में क्या हो जाता है? प्रश्न क्या है? वैश्विक तापन के प्रभाव कौन कौन से होते हैं? वैसे वैश्विक तापन है क्या? वैश्विक तापन यानी कि जब क्या होता है कि जो है गर्मी, यानी कि वातावरण गर्म हो जाता है। वातावरण जब गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में जो हवाएं आती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, और जब वो हवाएं गर्म हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, वो जाकर के हवाएं ग्लेशियर से टकराती हैं, जो कि बर्फ़ के पहाड़ पर बर्फ़ जमे, मतलब कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उन पर जो बर्फ़ जमी हुई उन्हीं को ग्लेशियर कहते हैं। तो उन्हीं ग्लेशियर में जाकर के टकराती हैं, तो गर्म हवाएं होती हैं, ग्लेशियर ठंडा होता है, तो गर्म और ठंडा जब मिलता है तो क्या होने लगता है? बर्फ़ जो होने लगता है वो पिघलने लगता है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है, अर्थात वो बर्फ़ क्या होता है? पिघलने लगता है। इसके तदुपरांत क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं खास करके ग्लेशियर के पिघलने से ही निकलती हैं। तो जब ग्लेशियर ज़्यादा मात्रा में पिघलेगा तो नदियों का जल क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में नदियों में आएगा, और जब नदियों में ज़्यादा जल आएगा तो क्या होगा? जो बांध होंगे वो टूटने की संभावना, भूकंप की भी संभावना। जब एक जगह जल जो है ज़्यादा भर जाएगा, बांध की जो रोक लेगा जल, तो जल भराव की समस्या ये ततत उत्पन्न हो जाएगी। इसी के साथ साथ होंगे आसपास के जो इलाके होंगे, जो क्षेत्र होंगे, वहाँ पर जल भर जाएगा, जो वनस्पतियाँ होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ क्या होगा? आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ सा आ जाएगा, लोगों का प्रवास होगा, लगातार जो है लोगों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, और लोगों का एक प्रकार से जो जीवन है जो सही तरीके से चल रहा है वो जीवन में बहुत प्रकार की हानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, कीट पतंगे नष्ट हो जाएंगे, वातावरण और मानव के बीच का जो संबंध है, प्रकृति और मानव के बीच का जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? नदियों में जलस्तर ज़्यादा बढ़ेगा तो बांध खोल दिया जाएगा, आगे जल और बढ़ेगा। इसके कारण से क्या होगा? नदी जो होंगी वो एक प्रकार से तीव्र गति से अपने जल को लेकर जाकर के कहाँ पर ढकेलेंगी? सागर में ले जाएंगी, समुद्र में ले जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? समुद्र के जलस्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद में जो बीच के द्वीप होते हैं, समुद्र के बीच में द्वीप हैं जहाँ पर जीवन भी आज निवास करते हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं, वो द्वीप डूबना प्रारंभ कर जाएंगे। जो तटीय इलाके होंगे, मुंबई जैसे इलाके, या फिर मुंबई के कुछ राज्य, या फिर मुंबई के कुछ जो एक प्रकार से जो जगह होंगी, क्षेत्र होंगे, वो डूबना प्रारंभ कर देंगे। और इसी प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी होंगी जिससे क्या होगा? तमाम प्रकार के आर्थिक संकट या फिर जनधन हानियाँ होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो एकमात्र ग्लोबल वार्मिंग ऐसी समस्या है, अगर वो आ जाती है तो उससे पूरा का पूरा वातावरण और मानव के बीच का संपर्क टूट जाता है और तमाम प्रकार की हानियाँ हमको देखने को मिलती हैं। ओके, तो वैश्विक तापन ये है। भूमंडलीय तापमान वृद्धि के कारणों में आप देखेंगे ओजोन क्षरण हो जाता है,
हरित गृह जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होने लगता है, उनमें निरंतर वृद्धि होती है, वन विनाश हो जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हमने बता दी। और तापमान में वृद्धि के कारण से क्या होता है, जो हिम नदियाँ होती हैं उन हिम नदियों एवं टोपियों के पिघल जाने के कारण क्या होता है, जो है सागर तल में वृद्धि हो जाती है। द्वीपीय राष्ट्र और प्रमुख सागर तटीय जो भाग होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। ये तो चीज़ें हमने आपको सभी बता ही दी। और भविष्य में तमाम प्रकार की जलवायु परिवर्तन और मानव और प्रकृति के बीच में जो संभावित जो व्यापक दुष्प्रभाव हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो इसके क्या होगा, बहुत ज़्यादा हानि, चाहे जन की हानि चाहे धन की हानि हो, तमाम प्रकार की हानि हमारे समक्ष आएगी। तो आइए हम और आगे बढ़ते। तो वैश्विक तापन के बारे में निश्चित तौर पर हमने पेपर 2 में भी आपको बताया था। अब आइए हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। विस्तार से हम हर एक मुद्दे को समझेंगे। निश्चित तौर पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, दावा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा प्रश्न है कि तुर्की को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तुर्की को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, ये प्रश्न है। तो भाई भौतिक विभागों की अगर बात करें तुर्की को, तो धरातलीय विशेषता के आधार पर तुर्की को हम मुख्य रूप से 3 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। और अनेक उप विभाग भी उनके बने हुए, जैसे कि 3 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं। पहला विभाग आपका है तटीय मैदान, ओके। दूसरा विभाग कौन सा हो गया आपका, वलित पर्वत श्रृंखला वाला मैदान, मतलब कि वो एरिया। और तीसरी एरिया कौन सी होगी, आंतरिक पठार। अब जो आपका तटीय मैदान है इसमें बहुत सारे मैदान हैं, जैसे कि आपका तटीय मैदान में कालाहारी का मैदान हो गया आपका, क्या काला सागर तटीय जो मैदान है वो हो गया। दूसरा मैदान कौन सा होगा इसमें, एजियन सागर तटीय मैदान हो गया। तीसरा कौन सा होगा इसमें, रूम सागर तटीय मैदान। तो ये मैदानों की बात हो गई। अब दूसरा जो था वलित पर्वत श्रृंखला में या वलित पर्वत जो एरियाज़ हैं उनमें आप देखेंगे, पहला कौन सा हो गया, पैंटिक पर्वत श्रृंखला हो गई। दूसरा कौन सी श्रृंखला हो गई, तुरूस पर्वत श्रृंखला हो गई। तीसरी कौन सी हो गई भाई, तीसरी कौन सी श्रृंखला हो गई आपकी, तो प्रति तुरस पर्वत श्रृंखला है एक। और चौथी जो हो गई इसी में आप लिख सकते हो जो है अर्मीनिया पर्वत श्रृंखला जो है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे वलित पर्वत श्रृंखला में भौतिक विभाग के श्रेणी में आते हैं। तो भारत को इसी प्रकार से हम लोगों ने बांटा था द्वितीय वर्ष में कि भारत को भौतिक भागों में, मतलब कि भौतिक प्रदेशों में बांटिए 5, तो उसी हिसाब से हमने उसमें बांटा था, ओके। आगे आप देखेंगे तो जो है आंतरिक पठार जो है आपका, आंतरिक पठार में 2 एरियाज़ हैं मुख्य रूप से, एक तो पश्चिमी पठार है, ठीक है, और एक पूर्वी पठार है। क्या है, एक पश्चिमी पठार एक पूर्वी पठार। तो ये भौतिक विभाग है किसके, तुर्की के। एक बार फिर सुनिएगा, तुर्की के मुख्य रूप से 3 भौतिक विभाग हैं, उनमें से भी अनेक उप विभाग भी हैं। तो तुर्की के 3 विभाग कौन कौन से हैं, तटीय मैदान पहला, दूसरा कौन सा है वलित पर्वत श्रृंखला, तीसरा कौन सी हो गई आपकी आंतरिक पठार, ओके। अब जो आपका तटीय मैदान है उनमें आपके काला सागर का जो तटीय मैदान है वो, और एजियन सागर जो तटीय मैदान है वो, और एक रूम सागर का तटीय मैदान है वो, ये 3 उप विभाग किसके मैदान वाले, ठीक है। अब बात की जाए पर्वत श्रृंखला वाले जो मैदान, उनमें नाम किसका किसका आता है आपका, पैंटिक पर्वत श्रृंखला, तुरुस पर्वत श्रृंखला, प्रति तुरुस पर्वत श्रृंखला, और एक है आर्मीनिया पर्वत श्रृंखला, ओके। और पठार की बात की जाए, जो आंतरिक पठार है उनमें पश्चिम का पठार और एक पूरब का पठार। तो ये भौतिक उप विभाग हैं किसके, तुर्की के, जो कि हमने आपको बता दिए। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई होगी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ 5वां नंबर, इजराइल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं बताइए। इजराइल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इजराइल के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से भाई। तो इजराइल की बात की जाए तो औद्योगिक प्रगति में पश्चिम एशिया का सबसे अग्रणी देश की अगर बात की है, सबसे नंबर 1 की देश की बात की है, अव्वल दर्जे के देश की बात की जाए तो ये ही देश है इजराइल। इजराइल से कांपती है पूरी वहाँ की जितनी एरियाज़ है, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, सब कांपते हैं एकदम से, समझ लो। ये इजराइल के भी एक प्रकार से जो है वार भी हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। तो इजराइल जो है औद्योगिक प्रगति में पश्चिम एशिया का सबसे नंबर 1 देश है। और देश की 1/4 जो जनसंख्या है वो उद्योगों पर जो है एक प्रकार से व्यस्त है, एकदम उद्योगों में लगी हुई है। और प्रमुख उद्योगों में अगर बात की इजराइल की, तो इजराइल में आप देखेंगे तो वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, वस्त्र उद्योग, उसके साथ ही साथ रसायन उद्योग, सिगरेट उद्योग भी यहाँ पर होता है, चमड़ा उद्योग हो गया, शराब का उद्योग हो गया, हीरा कटाई की मशीन का उद्योग हो गया, इसके साथ ही साथ जो है कागज़ वगैरह का उद्योग और फल संरक्षण, ये तमाम प्रकार के उद्योग हैं जो कि जो है फेमस उद्योग हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे इसके जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सब उद्योग होते हैं, उन जो है एरियाज़ यानी कि जो क्षेत्र हैं औद्योगिक नगर हैं, उनमें से आप देखेंगे, आप लिख सकते हो कौन से भाई,
तेल अबीब एक यहाँ का नगर है, वहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्र है। जाफरा इनका औद्योगिक क्षेत्र है। इसके साथ नेबलस एक क्षेत्र है, वो भी औद्योगिक क्षेत्र है। किसका? इजराइल का नेबलस जो है वो भी औद्योगिक क्षेत्र में ही आता है, औद्योगिक नगर है। और एक है हैफा, हैफा भी औद्योगिक नगर की श्रेणी में आता है। और एकरे, तो हैफा और एकरे ये भी जो है आता है। पांचवा है आपका एकरे। ये तमाम ये 5 जो है ऐसे नगर हैं जो कि औद्योगिक नगर की श्रेणी में आते हैं। खास करके आप देखेंगे पेट्रोल शोधन भी यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है। क्या आप लिख सकते हैं उसमें ऐसे लाइन डैश करके कि पेट्रोल शोधन जो है इजराइल का एक क्या है, प्रमुख उद्योग है। और नई औद्योगिक नीति जो वहाँ पर आई थी उसके तहत इजराइल में औद्योगिक विकास का विकेंद्रीकरण भी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे विकेंद्रीकरण, समझ रहे हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि जैसे कि अब एक ही हाथों में नहीं रहेगा, दूसरे हाथों में भी दे सकते हैं उसको, तेल शोधन को। तो इस प्रकार से इजराइल के प्रमुख उद्योगों के बारे में हमने आपको समझा दिया। निश्चित तौर पर आपके चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इजराइल की रिफ्ट घाटी के बारे में कभी कभी पूछा आता है कि इजराइल की रिफ्ट घाटी पर प्रकाश डालिए। तो इजराइल के धरातलीय स्वरूप के में तटवर्ती मैदान, मध्यवर्तीय पर्वतीय भाग हैं, भ्रंश घाटी है और दक्षिण का मरुस्थलीय पठार भी है। और ये धरातलीय इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन जो भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी का सिलसिला जो है जार्डन से शुरू होता है और इजराइल तक फैला हुआ है। मृत सागर से दक्षिणी अकाबा की जो खाड़ी है उसी तक जो है आप देखेंगे तो रिफ्ट घाटी का विस्तार है और समुद्र सतह से नीचा है। इजराइल का दक्षिणी भाग नेगेव के नाम से पुकारा जाता है। ये बात भी आप जानिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और इजराइल जो है बड़ा फेमस देश है, पुराना देश है। इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 2010 की जनगणना के अनुसार करके बात की जाए तो 76,53,600 के आसपास की है। और जार्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से घिरा हुआ ये देश है। स्थापना 18 मई 1948 को इजराइल की होती है। फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप इसकी जो है स्थापना होती है। फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य अभी युद्ध भी छिड़ा हुआ था। और लगभग संपूर्ण जनसंख्या यहाँ की लगभग जैसे 40% जनसंख्या विदेशों से आई हुई है और शरणार्थी के रूप में वहाँ से आए हुए, जैसे कि भगाए गए थे। आप देखेंगे हिटलर जब था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है। और जो है जो शरणार्थी के रूप में 40% जनसंख्या, उनको ओलीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलीम। यहाँ यहीं के जो मूल निवासी हैं जिनका इजराइल में ही जन्म हुआ है उन्हें सबरस कहा जाता है। जो बाहर से हैं उनको ओलीम कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। और 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित है यहाँ की। जबकि शेष जनसंख्या कौन सी है? यहूदी धर्म से जो है, यहूदी समुदाय जो है उससे संबंधित है। और विभिन्न देशों के शरणार्थी के रूप में फिलिस्तीन में आकर के बस गए हैं जो कि यहूदी लोग हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा मात्र देश है, लेकिन इजराइल का हर एक व्यक्ति सैनिक है। यानी कि वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप सभी को मिलिट्री साइंस वहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। अर्थात आपको एनसीसी की ट्रेनिंग जो जैसे यहाँ पर दी जाती है तो उससे भी हार्ड ट्रेनिंग आप देखेंगे, जो मिलिट्री की ट्रेनिंग जो होती है वो वहाँ पर दी जाती है। तो वहाँ का हर एक व्यक्ति क्या है? सैनिक है अपने आप में, इजराइल का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 6वां नंबर प्रश्न क्या है कि इराक में खजूर की कृषि का वर्णन कीजिए। इराक में खजूर की कृषि का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और ख़ास करके इराक में खजूर बहुत होती है। आप देखते होंगे जो कहते हैं कि आपके अगर घर का या फिर कहीं का कोई मुंबई रहता होगा तो खजूर लाता होगा, या फिर आप इस समय मार्केट में देखें खजूर आ जाती है। अब तो भाई जो है इधर उधर के व्यापार के माध्यम हो गए, ट्रक वगैरह के माध्यम से। लेकिन पहले क्या होता था कि जो है जहाज़ से जो है माल आता है ये खजूर वगैरह। और सऊदी अरब वगैरह में या फिर जो है इराक में खासकर खजूर बहुत ज़्यादा होती है। इराक की बात कीजिए तो प्रमुख व्यापारिक फसलों में जैसे अपने यहाँ पर गन्ना बोते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर हम तम्बाकू बोते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तम्बाकू क्या किस लिए बोते हैं? ताकि हमको पैसा मिले। गन्ना बोते हैं ताकि हमको मील में बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ये लोग जो है वहाँ पर खजूर की खेती करते हैं, खजूर बेचते हैं। उसी से क्या होता है, इनकी खजूर बेचने की एक प्रकार से एक कृषि है, यानी टेक्निक है, यानी पैसे कमाने की। तो ये व्यापारिक फसलों में आती खजूर। ओके, विश्व का आधा से ज़्यादा जो खजूर है वो कहाँ से आता है? वो इराक से ही आता है। अकेले इराक जो है आधे से ज़्यादा नहीं 50% से ज़्यादा खजूर उत्पादन करता है। और अनुमानतः या 3 करोड़ से अधिक खजूर के वृक्ष यहाँ पर जो है इस समय मौजूद हैं, और भी बढ़े हुए होंगे, कम नहीं हैं। और इराक का जो डेल्टाई भाग है खजूर वहीं पर की जाता है, जो जहाँ पर डेल्टा है। डेल्टा समझ रहे हैं क्या होता है? नदियाँ जब होती हैं वृद्धावस्था में हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने मुहाने पर, यानी जब समुद्र में गिरना होता तो अपने मुहाने पर क्या होती हैं, उनमें उनकी जो धाराएँ होती हैं नदियों की, उनमें वेग कम हो जाता है। जब उनमें गति अर्थात वेग कम हो जाता है तो वो क्या करती हैं, अपने जो मलबे अपने साथ जो बहा करके लाई हैं विभिन्न स्थानों से, वो छोड़ना प्रारंभ कर देती हैं, जिसके तहत आगे मेढ़ जैसा एक बन जाता है, मेढ़ी जैसा। और जब वो आगे बन जाता है तो इसके कारण से क्या होता है भाई, जब मलबे छूट गए, आगे जो है कचरा रख गया, पानी और नहीं बह पाएगा, वो और धीरे हो जाएगा। तो इसके कारण से क्या होगा, पानी इधर उधर फैलना प्रारंभ हो जाएगा और छोटी छोटी जलधाराओं में नदियों के जो जल हैं वो बट जाएंगे। ऐसी स्थिति में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि
नदियों का एक प्रकार से, जैसे नदियाँ यहाँ से आ रही, मलबा छोड़ा, उसके बाद में क्या होता है, नदियाँ कई जलधाराओं में आपकी बढ़ जाती हैं और इस प्रकार से बीच बीच में कुछ एरिया यहाँ पर छूट छूट जाते हैं। यहाँ पर ज़मीन होती है, यहाँ पर नदी लाल कलर से जो बता रहा हूँ ये बह रही है। अब बीच का जो एरियाज होता है, इसको पूरा का पूरे एरिया को, जिसमें पानी भी एक धारा में जा रहा है पतली पतली, और बीच में जगह भी है, इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण नदियाँ करती है जो अपने मुहाने पर पहुँचती हैं। तो उसी डेल्टाई भागों में आप देखेंगे मेरे भाई, उसी में खजूर के पेड़ यहाँ पर लगाए जाते हैं और लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में केवल खजूर के बाग यहाँ पर लगाए गए हैं। और इनके अतिरिक्त आप देखेंगे फरात की नदी, फरात एक नदी है, उस नदी के किनारे जहाँ कृषि के लिए अयोग्य भूमि है वहाँ भी खजूर के बाग लगवा दिए गए हैं। और इराकी लोगों ने भोजन में खजूर एक प्रमुख जो है एक प्रकार से उनका अंग है, भोजन में भी खजूर लेते हैं। और इराक की बात की जाए तो इराक में 4 लाख टन से अधिक खजूर उत्पादित होता है, जिसका आधा से अधिक जो है खजूर जो है निर्यात कर देता है, यानी कि बेच दिया जाता है। ओके, तो लगभग जैसे कि अगर 4 लाख टन खजूर उत्पादन होता है, उनमें से 2 लाख टन खजूर जो है निपटा दिया जाता है, यानी कि बेच दिया जाता है। ओके, समझ में आ गई बातें? तो खजूर उत्पादन के बारे में आप समझ में आ गई। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न, सऊदी अरब की जलवायु का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? सऊदी अरब की जलवायु का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई। सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है। कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय, यानी कि गर्म जलवायु है। ओके, उष्ण माने होता है क्या? गर्म। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और गर्मी के उच्च तापमान जो है लगभग यहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं। कितने? 48 डिग्री बहुत होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो 48 डिग्री सेल्सियस है। और उष्ण शुष्क हवा भी एक प्रकार से झुलसाने वाली ही है, गरम गरम एकदम से, जैसे लू चलता है, लू को दुगना जो है जलने वाली हवा होती है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि विश्व के जो है अतिर्गम क्षेत्रों में इसकी गणना की जाती है। और जाड़े में तापमान मरुस्थलीय प्रभाव के कारण बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि मरुस्थल ऐसा इलाका होता है, और ख़ास करके आप देखेंगे डिजर्ट एरिया है। डिजर्ट माने जो है मरुस्थल, यानी वहाँ पर क्या, जैसे कि रेगिस्तान अपने यहाँ पर बालू फैली हुई है, ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे सऊदी अरब में तो बालू है अधिकतर मात्रा में। तो क्या करती है, जब गर्मी होती, दिन होता है, तो सूर्य के प्रकाश की जो तापमान होता है उसको अपने में खींच लेता है। बालू का यही जो आप देखेंगे बहुत जल्दी गर्म होता है बालू, बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। ये क्वालिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है बालू के अंदर। तो इसीलिए इसका दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात में तापमान कम हो जाता है, या फिर जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी में तापमान इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है मेरे भाई। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तापांतर माने होता है कि जैसे 48 डिग्री ये उच्चतम तापमान आप पा गए एक साल में, और 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हो गया, तो इनके बीच का अंतर, यानी अगर 48 में से 2 घटा देंगे तो 46 आएगा। तो 46 डिग्री सेल्सियस इस देश का वार्षिक तापांतर है। ओके, ये भी होता है आपका तापांतर। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो दैनिक तापांतर काफ़ी अंतर इसमें पाया जाता है। यानी कि दिन के तापमान भी आप देखेंगे, वार्षिक तापांतर हो चाहे दैनिक हो। वार्षिक माने एक वर्ष के अंतर्गत, दैनिक माने एक दिन में क्या कितना अधिक तापमान बढ़ा, कितना कम हो गया। तो दैनिक तापमान में भी यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। और जहाँ कहीं पर आप देखेंगे दैनिक तापमान में, यानी कि दिन के तापमान में अंतर देखने को मिलेगा, खास करके वहीं पर देखेंगे मेरे भाई आप लोग कि वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय इलाका ही होगा, चाहे राजस्थान की बात करें या फिर चाहे किसी अन्य क्षेत्रों की, सऊदी अरब हम जो है यहाँ की बात करें। ठीक है, समझ में आ रही बातें? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और भी चीज़ें इसके बारे में आप लिख सकते हो कि यहाँ पर वर्षा एकदम से नगण्य के बराबर होती ही नहीं है। यहाँ के उच्च भागों में ही लगभग 25% की वार्षिक वर्षा हो जाती है लगभग। और प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग में जाड़ों में चक्रवात के द्वारा क्या होता है कि कुछ वर्षा हो जाती है, लेकिन इसकी भी जो है अनिश्चितता बनी रहती है। दक्षिणी भारत में दक्षिणी भाग में आप देखेंगे सऊदी अरब के, तो क्या होता है, ग्रीष्मकाल जब आता है तो उसी में कुछ मानसूनी वर्षा हो जाती है। और स्पष्ट है मुख्य रूप से कि सऊदी अरब जो है इसका परिवेश कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, यानी कि उष्ण मरुस्थलीय इलाका है, गर्म वाला इलाका है। और इस विकट जलवायु परिवेश में पशुपालन, सीमित कृषि, और मतलब सीमित कृषि में समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर कृषि ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती, जितना ये लोग जो है उपयोग कर सकते हैं उतने होती है। पेट्रोलियम का निर्यात यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है। और जीवन यापन का एक प्रकार से आधार क्या है, पशुपालन है और कृषि है, और इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम जो बेच रहे हैं वो है। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो कीमती तेल को भी यहाँ से जो है लगभग कहीं ना कहीं पे प्रति व्यक्ति आय इनकी अधिक हो जाती है, क्योंकि कीमती तेल जो है यहाँ का जो है कीमती है, तेल की कीमत में वृद्धि हो चुकी है, लगातार बढ़ा हुआ है, तो इस कारण से होता है।
तो यहाँ की तेल की कीमत में क्या है, तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लोग यहाँ पर कमा खा रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि सऊदी अरब में जो है जलवायु कैसी है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया कि दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार बताइए। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार आपसे पूछ रहा है, कौन कौन सी प्रकार की कृषि दक्षिण पश्चिम एशिया में खास करके की जाती है, वही आपसे पूछ रहा है। और आइए हम जानते हैं कि आखिरकार दक्षिण पश्चिम एशिया में किस प्रकार की कृषि की जाती है। ओके, समझा जाए भाई। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि पढ़ाने में मन लगे और अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूं। ओके, दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार पूछ रहा है आपसे। अच्छा, जलवायु तो आपके समझ में आ गई कि उष्णकटिबंधीय है वहाँ की। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। विस्तार से हम और तेज़ी से समझने का प्रयास हर एक मुद्दे को हम करेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के बारे में आप लोगों को किसी में से अगर पता है तो बताने का प्रयास करें। दक्षिण पश्चिम एशिया की कृषि कैसी है, चलिए बताइए भाई, बताने का प्रयास करें सभी लोग। कुछ भी बताओ, कौन सी कृषि होती है, क्या होता है। दक्षिण पश्चिम एशिया में जितने देश हैं, 20 देश हमने बताए थे, उन 20 देशों में जो भी कृषि होती है वो सब दक्षिण पश्चिम एशिया में होगी। ये बात कन्फर्म हो कि नहीं हो, बिल्कुल ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप अनुमान लगाइए कि जहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कृषि कहाँ कहाँ पर होगी कैसी। तो अभी हमने साउथ जो है उसके बारे में, इराक के बारे में बताया ही आपको कि यहाँ पर ऐसी कृषि होती है। तो आप बताएं दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार बताओ भाई फटाफट से। चलिए, ज़्यादा समय लेंगे आप लोग, मैं ही बता दे रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि के प्रकार अगर आपसे पूछे तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे गेहूं की कृषि होती है। आप लिख सकते हो जौ, यहाँ पर कृषि की जाती है, जौ की। जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, तमाम प्रकार की कृषि होती है। सोरगम हो गया, धान हो गया, ये सब यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कुछ अन्य फसलें भी यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, जिनमें आपका चुकंदर हो गया, खजूर हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, कपास की भी कृषि होती है, तंबाकू की भी कृषि यहाँ पर होती है, सहतूत होती है। ये सब विशेष रूप से जो है यहाँ पर कृषि की जाती हैं। मुख्य कृषि क्या है, गेहूँ, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा और धान वगैरह, ये सब। ओके, ये सब मुख्य फसलों में आते हैं। चुकंदर, खजूर, जैतून, अंगूर, कपास, तंबाकू, सहतूत, ये सब जो है कुछ विशेष फसलें हैं जो कि यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। इसके साथ ही साथ जैतून हो गया, अंजीर हो गया और अंगूर हो गया, नाशपाती, केला, संतरा, सेब, इसकी भी कृषि जो है यहाँ पर लगातार अब बढ़ रही है। यहाँ पर इन यानी कि फलों की कृषि में जैतून, अंगूर, अंजीर, नाशपाती, केला, संतरा, इन सभी की कृषि, सेब की कृषि भी की जा रही है। और साग सब्जियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साग सब्जी कृषि भी पश्चिम एशिया में आप देखेंगे तो कृषि की विशेषता थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है, मतलब की है कृषि भी यहाँ पर। जैसे आलू हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, प्याज हो गई, ये सब आवश्यकता से अधिक उत्पादन की जाने लगी है अब। मतलब कि वहाँ के लोग खा पी ले रहे हैं और कुछ बच भी जा रहा है, तो इस प्रकार से उत्पादन होने लगा है। और आप देखेंगे जो रूम सागर का तटीय एरिया हमने आपको बताया था, साउथ दक्षिण पश्चिम एशिया में हमने एक बात अभी बताया था आपको किस प्रकार से एरिया है। तो वहाँ पर जो रूम सागर है उसके जो तटीय क्षेत्र है उसमें खाद्यान्नों में आप देखेंगे तो अधिक फल मिलते हैं वहाँ से। फूल भी अधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पादन होता है, सब्जी की कृषि वहीं पर की जाती है। और इज़राइल में, तुर्की में, सीरिया में, लेबनान में आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्पादों की जो है हवाई जहाज़ से यूरोप के बाज़ारों में भेजने के समर्थ भी हो गए हैं कि वहाँ पर सब्जी उत्पादन कर करके क्या कर रहे हैं, विदेशों को बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इस प्रकार चीज़ें कर रहे हैं। तो जिससे जो है तमाम प्रकार की उनकी आमदनी हो रही है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, तो दक्षिण पश्चिम एशिया की कृषि के बारे में आपके समझ में आ गई बातें। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज संसाधनों के नाम बताइए। दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज संसाधनों के नाम बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज संसाधनों के नाम, एक बार सभी लोग फटाफट से खनिज संसाधनों के नाम बताएंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया यानी किसी भी देश के संसाधनों के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मिनरल्स रिसोर्सेज इन साउथ वेस्ट एशिया। ओके, तो पहला तो हो गया आपका खनिज संसाधनों के नाम। आप संसाधन यानी खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, खनिज जहाँ से प्राप्त होते हैं उन्हीं संसाधनों के नाम पूछ रहा है। ओके, खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो संसाधन यानी खनिज प्राप्त करने के जो संसाधन है कौन से। पहला होता है आपका कौन सा भाई, लौह अयस्क। लौह अयस्क यानी कि जो आयरन ओर होता है वो, ये एक प्रकार से आधुनिक यंत्र युग का आधार लोहा होता है। और जो लौह अयस्क से प्राप्त होता है लोहा हमारा,
तो ये यहाँ पर जो है होता है। और यहाँ पर देखेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये प्रमुख लौह अयस्कों से जो है मिलते हैं हमको, और कहीं ना कहीं पे ये इंपॉर्टेंट है। और एशिया की में लगभग विश्व का लगभग 64% जो है लौह अयस्क उत्पादन एशिया में होता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम एशिया की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम एशिया में केवल ईरान व तुर्की ही प्रमुख लौह उत्पादक देश हैं। अन्य एशियाई लौह अयस्क देशों में जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, भारत में प्रमुखता के साथ लौह अयस्क होता है। उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, यहाँ सब भी होता है, फिलीपींस में भी होता है, मलेशिया में भी होता है, ये सब उत्पादक हैं। और म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर भी आप देखेंगे लौह अयस्कों का उत्पादन होता है। लेकिन खास करके दक्षिण पश्चिम एशिया में जो है ये किस किन देशों में होता है, तो ईरान और तुर्की में लौह अयस्क प्रमुख रूप से होते हैं, बाकी में बहुत कम मात्रा में होते हैं। दूसरा होता है भाई खनिजों के संसाधन में दूसरा कौन सा है? मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है एक प्रतिपूरक धातु होता है, जो कि अन्य धातुओं के साथ मिलकर के उसकी जो गुणवत्ता होती है, नहीं जिसकी क्वालिटी होती है, उसको बढ़ा देता है। और उच्च कोटि का जो लोहा होता है, इस्पात होता है, उसको बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तांबा, एल्यूमिनियम और अनेक धातुओं के साथ इसका मिश्रण किया जाता है, किसका? मैग्नीज का। और हल्का और मजबूत इस्पात जो है का आधार मैग्नीज होता है। देखेंगे आप खाद, बर्तन, रंग और अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण जो है मैग्नीज के मिलाने से ही होता है। तो इस प्रकार, और एशिया की बात की जाए तो लगभग विश्व की 20% मैग्नीज जो है एशिया में उत्पादन होता है। और आप देखेंगे कि एशिया के प्रमुख मैग्नीज में जो है जो उत्पादन करने वाले देश हैं, उनमें भारत का नाम अग्रणी है। भारत हो गया, चीन, कजाकिस्तान, साइबेरिया, ये सब होते हैं। लेकिन दक्षिण पश्चिम एशिया की अगर बात की जाए, जो हम लोगों को पढ़ना है, दक्षिण पश्चिम एशिया में केवल तुर्की और ईरान ऐसे ही देश हैं जहाँ पर मैग्नीज उत्पादन होता है। कौन कौन से देश हैं? तुर्की और ईरान में केवल मैग्नीज उत्पादन होता है, बाकी में बहुत कम होता है। और वो अभी नाम मात्र का ही इसमें भी होता है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में ईरान और मैग्नीज में, मतलब ईरान और तुर्की में मैग्नीज का उत्पादन होता है। ओके, मैग्नीज उत्पादन में और तमाम सारे देश जैसे कि जापान और थाईलैंड में अधिक मात्रा में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से ठीक। तीसरी चीज़ है आपकी जो है लौह अयस्क प्राप्त करने, यानी कि खनिज कहाँ से मिलते हैं। तीसरा है आपका क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है मैग्नीज के बाद संभवतः दूसरा सर्वाधिक उपयोगी पूरक धातु क्रोमियम ही होता है। और लौह इस्पात जो होते हैं उनके निर्माण में क्रोमियम जो है कहीं ना कहीं पे काम आता है। और इसके अतिरिक्त भी इसका कई अन्य काम है। विश्व के बात की है तो लगभग 30% जो क्रोमियम है एशिया में उत्पादन होता है उनका। प्रमुख क्रोमियम उत्पादक देशों में आपका कजाकिस्तान जो है विश्व का लगभग 8.3% जो अकेले उत्पादन करता है कजाकिस्तान में। क्रोमियम के उत्पादन में कजाकिस्तान जो है विश्व का लगभग 18.3% क्रोमियम अकेले उत्पादन करता है। यानी कि 100 अगर क्रोमियम या 100 किलो मान लेते हैं क्रोमियम मिला कहीं पर या कुछ भी मिला, तो उसमें से 18 किलो इनका होगा, किसका? जो है कजाकिस्तान में मिलता है। इसके अलावा भारत में देखेंगे, तुर्की, ईरान में, फिलीपींस में और जापान में यहाँ पर होता है। तुर्की के पूर्वी भाग में एक गुलेमान और पश्चिमी भाग में आप देखेंगे तो फैतालियो क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में क्रोमियम निकाला जाता है। लेकिन हाँ, वो नाम मात्र का ही है, लेकिन फिर भी होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चौथा खनिज संसाधनों की अगर बात की है तो तांबा आता है आपका। तांबा यानी कॉपर। ठीक है, कॉपर की बात की है तो तांबा जो होता है यानी कॉपर, इसका उपयोग बिजली के उपकरण में होता है, युद्ध की सामग्रियों में होता है, घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। और एशिया में विश्व का लगभग 20% तांबा का उत्पादन होता है। और प्रमुख एशियाई तांबा उत्पादक देश में आप देखेंगे इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, तुर्की, साइप्रस, कोरिया और साइबेरिया है। ओके, और तुर्की वगैरह में होता है, यह बात आप जानेंगे। अगला आपका होता है लौह खनिज उत्पादनों में कौन सा भाई? आपका जस्ता है। अगर आपसे पूछे, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा जाए चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो आप इस देखने के बाद में, इस प्रश्न के उत्तर को सुनने के बाद में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। जस्ता एक, ये भी एक प्रकार से, जस्ता की बात की तो पूरक धातु होता है और तांबे के साथ मिलकर के पीतल बनता है जस्ते। और जब हम जस्ता और जो है तांबा को मिलाते हैं एक साथ तो पीतल का निर्माण होता है। और इसका प्रयोग हम जस्ते का वायु रक्षण के लिए, जंग रक्षण के लिए और भौतिक आपदाओं से अन्य धातुओं की रक्षा के लिए करते हैं। एशिया में प्रमुख जस्ता उत्पादक देश में कजाकिस्तान हो गया आपका, जापान हो गया, कोरिया, ईरान हो गया, म्यांमार और भारत और तुर्की भी इसमें आगे। तो ईरान और तुर्की दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं जो कि इसमें आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम चर्चा करते रहेंगे आगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है? 9वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर। दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल के महत्व का वर्णन कीजिए। खनिज तेल का महत्व का वर्णन कीजिए भाई। किसमें? दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल के महत्व के बारे में पूछ रहा है। खनिज तेल की बात की दक्षिण पश्चिम एशिया के, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में देखेंगे
कि पश्चिमी एशिया में, मध्य पूर्व एरिया में होता है। सऊदी अरब में आप देखें खनिज तेल होता है। ईरान में, कुवैत में, संयुक्त अरब अमीरात में, इराक में, ये सभी में क्या होता है, तेल का उत्पादन होता है। ओके, खूब अच्छी खासी मात्रा में होता है। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम एशिया में। क्या पूछ रहा है आपसे, दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे कि शक्ति के स्रोतों में खनिज तेल का महत्व बहुत बढ़ गया है आजकल, क्योंकि यह न केवल शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है खनिज तेल, अपितु अनेक उद्योगों में भी आप देखेंगे तो कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और यातायात और उद्योग दोनों में कहीं ना कहीं पे अगर संचालन करना उनका, तो भी इन तेलों का प्रयोग होता है। पश्चिमी देशों में संपूर्ण ऊर्जा जो है उसका उपयोग का लगभग आधे से अधिक खनिज तेल से ही प्राप्त किया जाता है। खनिज तेल का शोधन एक महत्वपूर्ण उपयोग है, मतलब उद्योग की श्रेणी में आता है और उपयोगी भी है। और आप देखेंगे तो खनिज तेल के शोधन के बाद बची वस्तुएं, जैसे कि आपका मोम हो गया, नेफ्था हो गया, इनसे भी तमाम प्रकार की वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं। खनिज तेल के उत्पादन में एशिया ने जो है अन्य देशों के साथ मिल करके, विशेष करके एशिया में आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों की व्यापार में भागीदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि विश्व के विकसित देश अधिक से अधिक तेल के आयात पर ही आधारित होने लगे हैं। जितने भी जो है तेल बेचने वाले देश हैं वो अधिक मामले में धनी होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने चीज़ों को समझा। तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया का ये तेल का महत्व है। आगे हम समझते हैं लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। सभी प्रश्न करने, खंडवा के 200 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। हालांकि मैंने उन सभी प्रश्नों के भी उत्तर 2-2 शब्दों में आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं वहाँ से। प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका है भाई, इजराइल के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है भाई, इजराइल के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है प्रश्न, की इजराइल, क्या प्रश्न है कि इजराइल के परिवहन एवं खनिज, इजराइल के परिवहन एवं खनिज उद्योगों पर प्रकाश डालिए। इजराइल के क्या है, इजराइल के परिवहन, एक मिनट रुकिएगा, परिवहन एवं खनिज उद्योगों पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है ना, किसके, परिवहन और खनिज उद्योगों पर टिप्पणी लिखिए ना। ठीक है, चलिए तो आप कैसे लिखेंगे टिप्पणी भाई, लिखिएगा कि इजराइल में जो है परिवहन व्यवस्था की सुविधा जो है आसपास के सभी देशों से लगभग सबसे ज़्यादा है। और रेल के मामले में या सड़क परिवहन की बात की जाए तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर वायु परिवहन का भी विकास है और उच्च स्तर पर है। और तेल अबीब यहाँ का सबसे बड़ा वायु यातायात केंद्र है। और इजराइल का जो वैदेशिक व्यापार है वो पश्चिमी देशों के साथ होता है। इजराइल में आप देखेंगे तो खनिजों का अभाव यानी कमी है, इजराइल में खनिजों की कमी है। खनिज तेल हो गया, गैस हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, यहाँ के प्रमुख खनिजों में जो है उनका नाम आता है। और इनका उत्पादन आवश्यकता के अनुकूल ही होता है, जितनी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से खनिज तेलों को या गैस को, नमक को, पोटास को निकाला जाता है। अन्य खनिजों में आप देखेंगे फास्फेट हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, कांच हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब भी हैं लेकिन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर यहूदी समाज की हुनर की तो पूंजी और उत्कृष्टता लगन के कारण ये लोग जो है एक बहुत कम समय में आप देखेंगे तो इजराइल जो है औद्योगिक प्रगति में पश्चिमी एशिया का सबसे नंबर 1 देश बन करके जो है उभरा है। और देश की लगभग 1/4 से अधिक जो जनसंख्या है यहाँ पर उद्योगों में लगी हुई है। प्रमुख उद्योगों में यहाँ पर आप देखेंगे वस्त्र, रसायन, सिगरेट, चमड़ा, शराब, हीरा कटाई की मशीन, कागज़, फल पर संरक्षण सर्वोपरि यहाँ पर माने जाते हैं। और तेल अबीब, जाफा, नेबलस, हैफा, एकरे, ये सब यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। पेट्रोल शोधन भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। और नई औद्योगिक नीति के तहत यहाँ पर औद्योगिक विकास का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है और लगातार उद्योगों के क्षेत्र में जो इजराइल है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इजराइल को कितने भौम्याकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इजराइल को इराक को कितने भौम्याकृतिक प्रदेशों में, यानी कि वही भौतिक प्रदेश पूछ रहा है, उसी को भौम्य आकृति यानी भूमि की आकृति के हिसाब से इराक को कितने भागों में बांटा गया, यानी कहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, किस प्रकार से बांटा गया है। बहुत डरवा रहा है ये प्रश्न, तो परेशान ना हो भाई कि जो है भौम्याकृतिक, वैसाकृतिक, वैसाकृतिक, यही सब लिख करके आपको परेशान कर देगा। तो परेशान ना हो बिल्कुल। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोगों के साथ लगातार बना हुआ है, बस आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। इसी प्रकार से लाइक करो, चैनल को दबा करके शेयर करो, अपने छोटे भाई बंधु अगर कोई हैं, अपने जूनियर जो है उन सभी को बताओ कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाती है आपकी। इसकी बात की जाए इराक की भौम्याकृतिक प्रदेशों की, तो लगभग जो है यहाँ की भौम्याकृतिक प्रदेशों में
आप देखेंगे कि इराक का धरातलीय स्वरूप पश्चिमी एशिया के अन्य देशों से लगभग अलग सा है और इसका अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है जो कि दजला फरात की जो नदी है उन्हीं के जलोढ़ मृदा से बना हुआ है और मेसोपोटामिया का मैदान इसी में शामिल है, इसी जो है दजला फरात की नदियों से ही बना हुआ है। इसका सामान्य ढाल बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है। सऊदी अरब तथा ईरान के पठारों के मध्य स्थित यह मैदान फारस की घाटी और सीरिया के मध्य में फैला हुआ है। इस मैदान का कुछ भाग ईरान में फैला हुआ है और ऊपरी मैदान का सिलसिला जो है सीरिया तक चला गया है। इस मैदान के ऊपरी छोर पर आप देखेंगे तुर्की क्रम की उच्च भूमि दिखाई पड़ेगी जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के आसपास यानी कि 2 किलोमीटर है। और पश्चिमी भाग में आप देखेंगे तो अरब के पठार का एक विस्तार जो है इराक के एक लघु भाग को लगभग घेरे हुए दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से लगभग जो 1000 मीटर से कम ऊंचा दिखाई पड़ेगा। इन धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इराक को हम मुख्य रूप से 4 भौम्याकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। कितने? 4 भौम्याकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। अब वो चारों का आप नाम लिख दीजिएगा। पहला कौन सा है? उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। और यह भाग जो है कुर्दिस्तान के नाम से जो है भी फेमस है जो कि देश के लगभग 5% भाग पर फैला हुआ है। और तुर्की के तुरुस पर्वत का एक भाग जो है इसमें अनेक ऊंचाई की समानांतर श्रेणियां इसमें विद्यमान हैं और इसका सामान्य ढाल दक्षिण की ओर आप देखेंगे फरात नदी की जो तमाम सारी शाखाएं हैं, टूटी फूटी जो नदियाँ छोटी मोटी हैं, तंग घाटी बन करके इस पर प्रवाहित होती रहती हैं, जिसके कारण से क्या होता है अनेक स्कंध इसके विकसित हो चुके हैं यानी कि कांड हो चुके हैं। ऊबड़ खाबड़ जो है पठारकृत हो चुका है। चरवाहों का एक प्रकार चारागाहों का इस पर विस्तार हो चुका है और इसकी अनेक चोटियाँ लगभग 3000 मीटर से भी अधिक ऊँची हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर ऊंचे भागों में बहुत कम आप देखेंगे वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वर्षा होती नहीं वहाँ पर। इस प्रकार चीज़ें। तो पहली आकृति कौन सी हो गई आपकी? उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरी कौन सी आकृति है? उत्तरी मैदानी भाग या ऊपरी मैदानी भाग। कौन सा है? ऊपरी मैदानी भाग। ऊपरी मैदानी भाग जो है इराक का उत्तरी भाग सपाट पठार है, अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, धसी हुई घाटियाँ हैं, आंतरिक बेसिनों हैं, ये सब मतलब आंतरिक जो बेसिन है वो शामिल हैं। दजला फरात और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो उनकी घाटियाँ हैं वो कुछ धसी हुई हैं और पठार की ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार चीज़ें हैं। ओके। और आप देखेंगे कि मैदान के छोरों पर सीढ़ी नुमा पठार बनाए जाते हैं। बार बार बेसिन सर्वाधिक प्रसिद्ध है यहाँ की। बार बार एक बेसिन का नाम है वो बड़ी फेमस है यहाँ की। ओके। तो तीसरा मैदान कौन सा है यहाँ का? तीसरी भौम्याकृति कौन सी है भाई? तीसरी भौम्याकृति है निचला मैदान। निचला मैदान जो है मेसोपोटामिया के नाम से प्रसिद्ध है और इराक का निचला मैदान जो है ये एक जलोढ़ मृदा जो है उससे बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे जो चौथा भौम्याकृतिक है वो कौन सी है? मरुस्थलीय पठार है। चौथी भौम्याकृति जो प्रदेश है इराक की वो कौन सी है? वो मरुस्थलीय पठार है। मरुस्थलीय माने होता है कि जहाँ पर डिजर्ट होता है। मरुस्थल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजर्ट कहते हैं। तो डिजर्ट यानी कि जहाँ पर बालू होती है। ठीक है। तो फरात की जो नदी है, जो फरात नदी है उसके पश्चिम साइड में देखेंगे एक पट्टी है। तो एक पट्टी की आकृति है, उसी पट्टी की आकृति में मरुस्थलीय पठार और ऊबड़ खाबड़ भूमि का विस्तार है। और वास्तव में यह भाग अरब के पठार का सिलसिला है जिसे फरात नदी ने काट करके कहीं सरपट तो कहीं ऊबड़ खाबड़ जो है बना रखा है। इसका विस्तार जो है फारस की खाड़ी के निकट तक फैल चुका है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में समझ लिया विस्तार से। आइए समझते हैं हम अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा? तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर आपके समक्ष प्रश्न दिया हुआ है कि सऊदी अरब के अर्थतंत्र और खनिज उद्योग धंधों के बारे में बताइए। सऊदी अरब के अर्थतंत्र। प्रश्न बड़ा अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या कह रहा है कि सऊदी अरब के अर्थतंत्र और खनिज उद्योग धंधों के बारे में बताइए। तो भाई यहाँ की अगर जनसंख्या की बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जनसंख्या 1980 में 90 लाख थी, जो बढ़ करके 2010 में 271 लाख के आसपास हो गई। और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2.6% जो है प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। और इस देश में औसत मानव घनत्व की बात किया तो 12 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि पश्चिमी एशिया में सबसे कम माना जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। रियाद देश की लगभग जो है। ओके। तो जो है सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो यहाँ के अर्थतंत्र की बात की जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर कृषि और पशुपालन होता है और कुछ जो है खनिज और उद्योग धंधे भी हैं। कृषि और पशुपालन में आप देखेंगे तो सऊदी अरब का अधिकांश भाग विकट भौतिक परिवेश के कारण से सदियों से पशुपालन और मरु कृषि के आधार पर, यानी कि जो मरी हुई भूमि है चूँकि यहाँ पर, इसीलिए मरु कृषि के आधार पर सीमित जनसंख्या का निर्वाह करता आ रहा है। सऊदी अरब में आप देखेंगे तो सऊदी अरब के जो है बहुचलवासी पशुचालक यानी कि लगातार चलते रहते हैं, उनके रूप में विख्यात हैं। और खनिज तेल की प्राप्ति यहाँ के
आर्थिक जीवन में भारी बदलाव आप देख सकते हो। तेल से प्राप्त जो धन होता है इतना अधिक है कि प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ चुकी है और इस आय का भरपूर उपयोग यहाँ कृषि विकास, सिंचाई, वैज्ञानिक उपकरण और औद्योगिक उत्थान के लिए किया जाता रहा है। सऊदी अरब में आप देखेंगे तो 60% कार्यशील जनसंख्या यहाँ पर है, जो कि कृषि 15% लोग करते हैं और 25% लोग यहाँ पर जो है उद्योग करते हैं। सॉरी, 60% लोग यहाँ पर कृषि में जो है व्यस्त हैं, 15% लोग उद्योग करते हैं और 25% लोग जो हैं ये अन्य सेवाओं में जो है संलग्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि होती है, पशुपालन होता है। यहाँ चलवासी पशुपालन की भी प्रधानता आप देखेंगे। पालतू पशुओं में बकरी हो गई, भेड़ हो गई, आपकी ऊँट हो गई और खच्चर हो गई, ये सब यहाँ पर पाले जाते हैं। बद्दू जनजाति जो है यहाँ पर जो है रहती है और वो खास करके यहाँ की पशुचालक जनजाति है और जिनका सब कुछ इन पशुओं से ही प्राप्त होता है। ये चारा और पानी की तलाश में भटकते रहते बद्दू जनजाति के लोग या बद्दू लोग। और अन्य जो है वर्ग में देखेंगे कबीला पशुचालक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। खनिज और उद्योगों की अगर बात किया यहाँ पर तो खनिज तेल एकमात्र प्रमुख खनिज संपदा यहाँ पर मानी जाती है और इस देश ने आप देखेंगे तो इसी देश की अधिकांश जो आय की प्राप्ति होती है इस देश की, वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो सऊदी अरब से ही प्राप्त होती है। सऊदी अरब विश्व का प्रथम बड़ा तेल उत्पादक देश है। बहुत ज़्यादा तेल यहाँ पर होता है सऊदी अरब में। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कई मात्रा में चाहे खनिज तेल का क्षेत्र हो, तेल शोधन केंद्र हो, सोना हो, रेल मार्ग हो, सड़कें हो, प्रमुख नगर हो, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर जो है विस्तारित हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ी फेमस चीज़ें हैं। तो उद्योग धंधों के बारे में हमने यहाँ पर बता दी, खनिज उद्योग धंधों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे खनिजों के अभाव के कारण मात्र कुछ तेल आधारित बड़े उद्योग यहाँ पर विकसित हो पाए हैं और तेल शोधन और रासायनिक खाद्य का निर्माण फारस की घाटी के समीप स्थित नगरों में आप देखेंगे तो होता है। और कुछ और अन्य प्रमुख नगरों में आप देखेंगे उद्योगों में तो चमड़ा का उद्योग होता है, साबुन बनाया जाता है, सीमेंट के उद्योग भी यहाँ पर आप देखेंगे। तो इन सभी के भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 21% खनिज तेल यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ये बात जो है विश्व का लगभग 21% तेल जो है यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। और यहाँ देखेंगे प्रतिवर्ष 53 जो है करोड़ टन से अधिक कच्चा तेल यहाँ पर निकाला जाता है और विश्व उत्पादन का लगभग 13.5% तेल जो होता है यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ से? सऊदी अरब से। आपकी आगे बढ़ते हैं और करके अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कृषि और पशुपालन तुर्की की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका? प्रश्न दिया हुआ है कि कृषि और पशुपालन तुर्की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। क्या तुर्की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि और पशुपालन। पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कहाँ के? तो तुर्की के। आइए समझते हैं भाई। कृषि और पशुपालन जो है तुर्की के आर्थिक जीवन का आधार है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे 2005 से ही यहाँ पर लगभग 65% से लोग यहाँ पर कृषि करते हैं और पशुपालन में जो है लगे हुए। 100 में से 65% लोग कृषि पशुपालन में ही लगे हुए हैं। 13% लोग ऐसे हैं जो कि उद्योग करते हैं और उत्खनन में लगे हुए हैं। 22% ऐसे लोग हैं जो अन्य प्रकार की सेवाओं में संलग्न हैं। ओके, कृषि की बात की जाए तो प्राचीन काल से यहाँ कृषि आजीविका का प्रधान स्रोत रही है, लेकिन अब देखेंगे तो कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर आ चुका है तुर्की में। और कृषि और पशुपालन की जो है कहीं ना कहीं पे अधिकाधिक जो है उसको विकसित किया जा रहा है। लगभग 20% क्षेत्रफल जो है यहाँ पर कृषिगत है, यानी कृषि करने के लिए है और देश का लगभग आधा क्षेत्रफल विभिन्न प्रकार के चारागाहों के अंतर्गत आता है। अधिकांश क्षेत्रों में आप देखेंगे कृषि और पशुपालन स्वतंत्र उद्यम के रूप में विकसित हो चुके हैं। तुर्की के मात्र लगभग 15 जो है % क्षेत्रफल पर जंगल है और लगभग आप देखेंगे यहाँ पर तटवर्ती और पश्चिमी पठारी भागों में व्यावसायिक कृषि की प्रधानता है, जबकि पश्चिमी जो पठारी भाग है वहाँ पर निर्वाहक कृषि की जाती है कि यहाँ किसी तरीके से हो जाए, जीवन यापन हो जाए। पशुपालन की भी प्रधानता है वहाँ पर पश्चिमी पठारी भागों में। और 20% कृषिगत क्षेत्र पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। 80% कृषि क्षेत्र पर खाद्यान्नों के अंतर्गत है, यानी खाद्यान्न उत्पादन होता है। गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न यहाँ का है और 45% कृषिगत भूमि यहाँ पर निवास करती है। मतलब 45% कृषिगत भूमि है गेहूँ उत्पादन के लिए यहाँ की। 1952 ईस्वी के बाद हरित क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ कि तुर्की अपनी आवश्यकता से अधिक कृषि उत्पादन करने लगा और यह पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जो कि खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादनों में न केवल आत्मनिर्भर है अपितु निर्यात भी करता है ये। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर ये बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंचाई के साधनों में विस्तार होता जा रहा है, गहन कृषि का प्रसार तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे जो है अब तक कुल मिलाकर के कृषिगत भूमि का केवल 10% भाग मतलब सिंचित क्षेत्र ही
यहाँ का सीमित है। सोहान नदी पर अदना के समीप एक जलाशय बनाया गया है जिसमें 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तमाम प्रकार की टेक्निक्स अपनाई गई हैं जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ की जो है आर्थिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं मूल आधार रहा है। पशुपालन की बात की जाए तो तुर्की में पशुपालन और कृषि स्वतंत्र उद्यम है, और पूरे देश में आप देखेंगे तो भेड़ों का पालन यहाँ पर किया था तुर्की में। और मध्यवर्ती पठार का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर भेड़ पालन में सर्वप्रधान है। देखेंगे मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पर भेड़ पालन सबसे ज़्यादा होता है। भेड़ों से चूँकि ऊन मिलता है, दूध मिलता है, मांस भी मिलता है, तो इससे होता है। मेमनों का निर्यात भी यहाँ पर किया जाता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं भेड़ों के उनको निर्यात भी किया जाता है। और यहाँ का ऊन साधारण किस्म का होता है, लेकिन अब इसके सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ भेड़ों के साथ बकरियाँ भी पाली जा रही हैं धीरे धीरे। तुर्की की अंगोरा विश्व बकरी जो है, तुर्की की है अंगोरा बकरी जो कि विश्व प्रसिद्ध बकरी है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे अंकारा के समीपवर्ती पठार में इसकी जनसंख्या जो है मतलब कि अधिक मानी जाती है। तुर्की के लगभग 45 लाख भेड़ें तुर्की में और 25 लाख बकरियां इन सभी निवास करती हैं। मतलब अब ऐसा डाटा जो है मिलता है, आप बुक वगैरह में देखेंगे तो ऐसा डाटा आपको मिलेगा। आप कोई गिनने बकरी हो नहीं जाता, बस एक प्रकार से जनगणना तरीके से हो जाती है, इस प्रकार से आदमियों की होती है। और भी तमाम सारी पशुएं यहाँ पर पाली जाती हैं, जैसे कि आपकी खच्चर हो गया, घोड़ा हो गया, सुअर भी पालन होता है कहीं कहीं पर, मुर्गी भी पालन करते हैं लोग, ठीक है। और तुर्की प्रजाति की मुर्गी का यूरोपीय बाजार में विशेष मांग है। यूरोप के बाज़ारों में तुर्की की जो अगर मुर्गी पहुँच जाती है तो बड़ी फेमस मुर्गी होती है तुर्की मुर्गी। ओके, ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये 4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा सभी लोग फटाफट से। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न अगला आपके समक्ष है कि विश्व भूगोल की समकालीन जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। विश्व भूगोल की समकालीन समस्याओं के बारे में बताइए। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विश्व भूगोल की जो प्रमुख समस्याएं हैं, मतलब समकालीन समस्याएं। ओके, आप समस्या में वैश्विक तापन हो गया आपका, इसी प्रकार से वो तमाम सारी समस्याएं होगी। वैश्विक तापन तो हमने आपको समझा दिया क्या होता है। जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी एक प्रकार से समस्या ही है। तो आइए हम चर्चा करेंगे अभी इन सभी मुद्दों पर कि आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कारण से जो समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो विश्व की भूगोल में आप देखेंगे समकालीन समस्याओं में तो वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण और निर्वनीकरण और जनसंख्या विस्फोट, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हुई हैं, इनसे क्या हुआ है कि विश्व के भूगोल में तमाम प्रकार की समस्यात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की समस्याएं इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई। किसके कारण से? तो किसके कारण से भाई? औद्योगिकरण से, नगरीकरण से, निर्वनीकरण से, जनसंख्या विस्फोट के कारणों से। ओके, अच्छा, और आपसे पूछा क्या गया है भाई? आपसे पूछा गया है विश्व भूगोल की समकालीन समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहली समस्या कौन सी इसमें लिख सकते हो आप? पहली समस्या है हरित भवन गैसों का वायुमंडल में जो है उच्च सांद्रण, यानी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ रही लगातार। दूसरा इसका एक प्रकार से क्या है, ओजोन परत जो है उसका ह्रास हो रहा है, यानी उसमें कमी हो रही है। तीसरा है वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। चौथा कौन सी इसकी जो समस्या कौन सी है? चौथी समस्या है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पाँचवीं समस्या कौन सी लिख सकते हो? जनसंख्या विस्फोट। छठवीं समस्या कौन सी है भाई? अम्ल वृष्टि हो रही है, यानी कि जो है अम्लीय वर्षा हो रही है। सातवीं चीज़ क्या हो सकती है आपकी? हिमानी जो है, यानी कि जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर है उन्हीं को हिमानी कहा जाता है, तो हिमानी सिकुड़ रही हैं, कम हो रही हैं। आठवां क्या है भाई? मरुस्थलीकरण, यानी कि जो मरु माने होता है मरी हुई भूमि, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो अनुपजाऊ भूमि हो रही है, यानी कि वो मरुस्थल में बदल रही है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें समकालीन समस्याएं हैं। अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है आर करके कि मतलब ये प्रश्न अगर आपको ऊपर वाला नहीं पता तो ये कर सकते हैं इसके स्थान पर। मतलब जब भी आपको आर करके प्रश्न दिया जा रहा है इसका मतलब ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें। अगर इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा तो इसके लिए भी आपको 8 ही नंबर मिलेगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न क्या है कि एशिया में जनाधिक्य के क्या कारण है? स्पष्ट कीजिए। एशिया में जन आधिक्य के क्या कारण है? स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनाधिक्य के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। तो एशिया में जनाधिक्य के कई कारण हैं। वैसे अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया महाद्वीप में संसार की लगभग 2/3 जनसंख्या निवास करती है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि एशिया महाद्वीप जो है अधिक मानव निवास का केंद्र है। यही नहीं, यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या में आबादी जो है एशिया से ही यूरोप में गई है, अफ्रीका में गई है। आप देखेंगे अमेरिका महाद्वीप में भी आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या
और भी अधिक होती, लेकिन क्या है कि लगातार इधर उधर जाती रही। और एशिया महाद्वीप में इतनी जनसंख्या इसलिए मिलती है क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है, अब कारण ही पूछा गया, आइए हम कारण बताते हैं। पहला कारण है कि एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसीलिए इसके विस्तृत क्षेत्रीय विस्तार में अधिक मानव मिलना स्वाभाविक ही है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है क्योंकि भाई अब एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे के पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करनी चाहिए। तो ये तो पहली फैक्ट बात है। दूसरी फैक्ट बात क्या है, दूसरा कारण क्या है कि एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान रहा है। एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थान रहा है और इसीलिए यहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। ठीक। तीसरा कारण क्या है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु मानव विकास के अनुकूल है एकदम से, यानी कि यहाँ पर मानव विकास अच्छे तरीके से होता है, चूँकि अनुकूल है, उसके परिस्थिति जो है अनुकूल है मानव विकास के। चौथी बात, इसकी चौथा कारण ये है कि एशिया में बड़े बड़े अनेक नदियों के उपजाऊ मैदान हैं और ये मैदान मानव सभ्यता के केंद्र भी रहे हैं, क्योंकि नदियों के किनारे ही मानव सभ्यताएं आप देखेंगे मिली हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया या अन्य किसी सभ्यता हो। पांचवा कारण आप लिख सकते हो कि एशिया में जनसंख्या की दर अभी अन्य सभी महाद्वीपों से अधिक है। वहीं छठवां कारण इसका यह है जनसंख्या बढ़ने का कि गर्म मानसूनी जलवायु और चावल की खेती जनसंख्या की वृद्धि की और जो है और भी सहायक है, तो एक प्रकार से ये भी कारण है। सातवां कारण क्या है भाई, सातवां कारण इसका लिख सकते हो आप कि मनोरंजन के साधनों का अभाव है यहाँ पर, इसीलिए लोग जो है मनोरंजन अगर करने में बिजी रहेंगे तो होगा क्या कि जनसंख्या बढ़ाने पर थोड़ा सा रोक लग सकती है, यानी कि जनसंख्या जो है ना बढ़े, इस पर रोक लगाई जा सकती है और जनसंख्या पर रोक लगाई जा सकती है। गरीबी है यहाँ पर, इसीलिए जनसंख्या बढ़ती है। अशिक्षा है, कम उम्र में विवाह हो जाता है, जनसंख्या में वृद्धि करने में और भी अनेक सहायक होते हैं ये सब चीज़ें, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ें जो है इसका कारण है। आठवां कारण इसका क्या है कि एशिया निवासियों की देश प्रेम और मातृ प्रेम भावना से भी जनसंख्या में वृद्धि कहीं ना कहीं पे हुई है। तो ये तमाम प्रकार के कारण हैं जो कि एशिया में जनाधिक्य के कारण बने हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है पाँचवा नंबर प्रश्न क्या आपसे कह रहा है। पाँचवा प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली सागरीय झाड़ी वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय झाड़ी वनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वैसे भूमध्य सागरीय जो झाड़ी व वन दक्षिण पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित क्षेत्रों में पाई जाती है। आप देखेंगे तो भूमध्य सागरीय झाड़ी जो है तमाम प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागरीय इलाकों में भी पाई जाएगी। तो इस प्रकार की जो झाड़ी है जो है वन में आप देखेंगे तो साइप्रस में आप मिल जाएगी, जो है दक्षिण पश्चिम एशिया की जो भूमध्य सागरीय झाड़ी है साइप्रस में मिलेगी, लेबनान में मिल सकती है, जॉर्डन में है, इजराइल, सीरिया, साइप्रस, ईरान, तुर्की, बहरीन, इन सभी देशों में मिलेगी। इसके अलावा फिलिस्तीन में भी, आर्मेनिया में भी ये सब मिलती हैं। इराक, जॉर्जिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इन सब में भी कुछ मात्रा में आप देखेंगे इस प्रकार की वनस्पतियाँ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और शुष्क गर्मी व वाष्पीकरण से बचने के लिए इन वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं चिकनी और छालें जो होती हैं मोटी होती हैं, तने जो होते हैं गठीले होते हैं, डालियाँ थोड़ी सी कटीली व जड़ें जो होती हैं इसकी थोड़ी लंबी होती हैं। और वनों में बात की तो रस प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रधानता है। इन वनों में अनेक बेलें होती हैं तथा झाड़ी कुंज भी मिलते हैं आपको। और इन वनों में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो नींबू के पेड़ मिलेंगे, नारंगी के पेड़, संतरे के पेड़, मुम्मी का पेड़ मिलेगा, माल्टा का पेड़, अंजीर का पेड़, जैतून का पेड़, अखरोट का पेड़ मिलेगा आपको, अंगूर का पेड़ भी मिलेगा, कारको जो है एक प्रकार से जो है कारक लारेल का पेड़ मिलेगा यहाँ पर। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है लेकिन ये भी मिलता है यहाँ पर। और तेल प्राप्त करने के लिए जैतून कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, शराब बनाने के लिए नारंगी और माल्टा, अंगूर एवं किशमिश तथा मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूरों का भी महत्व यहाँ पर जो है बताया जाता है। और अंगूर द्वारा बनाई गई यहाँ की शराब जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो एक प्रकार से जो अंगूर के द्वारा शराब बनाई जाती है वो कहाँ पर बनती है, यहीं पर बनती, दक्षिण पश्चिम एशिया में बनती है। तो ये बड़ी फेमस है और लोग इसको पसंद भी करते हैं काफ़ी हद तक। तो इन झाड़ी वनों का महत्व पशुपालन के लिए भी अधिक है और यही कारण है कि खानाबदोश लोग जो होते हैं, यानी कि जो जनजाति क्षेत्र के लोग होते हैं, वो जातियाँ इन क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को लेकर के भ्रमण करती रहती हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया गया कि दक्षिण पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई। दक्षिण पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हो गए आपके, सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हो गए? सांस्कृतिक तत्वों की अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम एशिया के, यानी कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम एशिया एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिमंडल के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से ये कई देशों में बटे हुए हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में 20 देश हैं लगभग।
इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो अपनी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा, अपना रहन सहन हो या खाद्यान्न हो या वेशभूषा हो या भौगोलिक स्थिति हो या यूरोप, एशिया और एशिया अफ्रीका के मिलन स्थल के कारण जो है इनका व्यक्तित्व अवशेष एशिया और अन्य महाद्वीपों से काफ़ी भिन्न है। इसी कारण दक्षिण पश्चिम एशिया की को अरब एशिया या फिर मुस्लिम एशिया के नाम से भी या मध्य पूर्व, इन तमाम प्रकार की एशिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन पे आप देखेंगे तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इन तीनों का मिला जुला जो भाग होता है ये निवास करता है यहाँ पर इन देशों में आप देखेंगे। तो जहाँ आप यहाँ पर देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम एशिया के जो दजला फराज जो नदी है उनके मैदान में जो विकसित विश्व प्रसिद्ध की सभ्यता है उसका नाम है बेबीलोन की सभ्यता। उसने केवल एशिया महाद्वीपों की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था और यह ईसाई व इस्लाम धर्म का जन्मस्थल होने के कारण संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। और धर्म प्रचार के साथ अरब संस्कृति अफ्रीका के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में इस प्रकार व्याप्त हुई है कि क्षेत्र जो कहीं ना कहीं पे अरब जगत के अंग बन गए। आज की मिस्र की सभ्यता, सूडान और लीबिया, इन सभी को अरब जगत के अंतर्गत गिना जाता है। और आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के धर्म जैसे कि ईसाई हो, इस्लाम धर्म हो, यहाँ पर अनेक युद्ध भी हुए हैं इसी कारण से। और सर्वाधिक जो है क्षेत्रीय अस्थिरता यहाँ पर रही है और इसी कारण यहाँ पर लगातार बाहरी हस्तक्षेप होने के कारण से राजनीतिक अस्थिरता बनती रहती है, जिसका प्रभाव यहाँ के जो है जीवन पर पड़ता है। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के से लगभग आप देखेंगे यहाँ से हमेशा लोगों के जो है आव्रजन और प्रव्रजन का सिलसिला जो है कहीं ना कहीं पे जारी रहता है, यानी कि आवागमन लगा रहता है। यहाँ पर सांस्कृतिक अगर चीज़ों की बात की जाए तो सांस्कृतिक तत्वों में यहाँ पर बड़ा उथल पुथल सा मचा हो, चाहे संस्कृति की बात की है चाहे राजनीतिक स्तर पर बात की है। तो इस धार्मिक विस्तार मतलब की के साथ व्यापार, कृषि और ललित कला यहाँ पर प्रोत्साहित होती रहती है और उत्तर पश्चिम भारत तक जो है कहीं ना कहीं फैला हुआ है। आप देखेंगे कि स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, तुर्की, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ तक जो है इसका विस्तार है इसकी संस्कृति का। और सही है सब कुछ। दक्षिण पश्चिम एशिया की संस्कृति के बारे में अगर इतना आप बता देंगे तो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न वहीं पर हम देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 6वां प्रश्न क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख खनिज तेल उत्पाद देशों का विवरण दीजिए। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न आपसे कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के नाम बताइए। तो प्रमुख तेल उत्पादक देशों के नाम कौन कौन से भाई? प्रमुख तेल उत्पादक देशों में कौन कौन सा नाम शुमार है आपका? प्रमुख देशों के नाम में तेल उत्पादक देश, दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में कौन कौन से देश के नाम हैं? ये तो सभी को पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। खनिज तेल, दक्षिण पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम या खनिज तेल की अगर मैं बात करूँ तो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, अर्जेंटीना, मिस्र, इन सभी में पाया जाता है। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। बताने का प्रयास करें खनिज तेल उत्पादक देशों में क्या किसका नाम आता है। खनिज तेल उत्पादन में सबसे पहले बात किया है जो कुछ मध्य पूर्विया के, जैसे पश्चिमी एशिया में कुछ देश हैं, जैसे कि मध्य पूर्व में आप देखें पश्चिमी एशिया जो है विश्व में लगभग 56% खनिज तेल जो है यहाँ पर संचित है। और यहाँ जो है आप देखेंगे हर साल एशिया महाद्वीप का लगभग 90% जो 90% तक होता है। विश्व का लगभग 30% खनिज तेल उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत है आपका, ओमान है, यहाँ पर जो है ये तेल उत्पादन किए जाते हैं। वहीं सऊदी अरब जो है, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, इन सब में कितने कितने तेल होते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे तुर्की, बहरीन, कतर, ओमान, इन सभी में तेल उत्पादन होता है। मुख्य रूप से इनका वही निर्यात का भी साधन है। तो आप इन देशों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि अम्लीय वर्षा से कृषि क्षेत्र में होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। अम्लीय जो वर्षा होती है यानी कि जो एसिड रेन होती है, इससे क्या होता है भाई? एसिड रेन से क्या होता है? एसिड रेन से आपसे पूछ रहे हैं कि अम्लीय वर्षा से कृषि क्षेत्रों में होने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं फटाफट से इसको बताइएगा। और एक बात और है, स्वेज नहर के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। स्वेज नहर के बारे में, उसके महत्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। वैसे अम्लीय वर्षा से कौन कौन से प्रभाव होते हैं इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो कृषि फसलों या वनस्पति पत्तियों पर जब अम्लीय वर्षा होती खास करके, तो ये पत्तियाँ शीघ्र ही जल करके क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं।
और पत्तियों के अभाव में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो पत्तियों के द्वारा ही करते पौधे। तो ऐसी स्थिति में कृषि अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में क्या होता है, तमाम प्रकार के हमको दुष्प्रभाव मिलते हैं। जैसे कि अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित झीलों तथा जलधाराओं से मिलने वाले जो जलीय जीव होते हैं तथा जो वनस्पति होती है उन पर अम्लीय जल के घातक प्रभाव पड़ते हैं। और अम्लीय वर्षा के अभाव से स्वीडन की लगभग 4,000 नॉर्वे की लगभग 1,500 और कनाडा की लगभग 200 झीलें जो है मछलियों से विहीन हो गई, अर्थात मछलियाँ उसमें रह ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा हो रही है। और यही नहीं, अम्लीय वर्षा से इन झीलों का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो चुका है। और जिससे क्या हो रहा है कि इन झीलों में मछलियों के अलावा जो अन्य जलीय जीव निवास करते थे और जो वनस्पतियां निवास करती थी समुद्र में या झीलों में, वो सारी की सारी तेजी से समाप्त होने के कगार पर हैं, लगातार समाप्त हो रही हैं। और कभी कभी तो अम्लीय वर्षा की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्र से लगभग आप देखेंगे तो प्रभावित जो क्षेत्र होता है उसमें स्थित जो झील होती है व जो जलाशय होते हैं जहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है उसमें मिलने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं पे उसकी वृद्धि को कोई रोक लगा देता है, कहीं पर जो है उसको नष्ट भी कर देते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें होती, तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन में भी गिरावट आती है और वन जो है एक प्रकार से आवरण पर भी नुकसान पहुँचता है। ओके, तो ये अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव हैं। दूसरा दुष्प्रभाव और भी बता सकते हो कि अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के स्थल व जल में रहने वाले सूक्ष्मीय व कीड़े मकोड़े जो होते हैं अम्लीयता के दुष्प्रभाव से मर जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु के होने के बाद में क्या होता है, पक्षियों का आहार होते हैं, चूँकि कीड़े तो पक्षियों का आहार समाप्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है सूक्ष्म कीड़े मकोड़ों पर निर्भर रहने वाले जो पक्षी हैं वो भी कहीं ना कहीं मरने लगते हैं उनकी। और इससे अम्लीय वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के जो पक्षी होते हैं वो उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बेकार सा प्रभाव पड़ता है, नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो भी मरने लगते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रकृति और वातावरण के बीच में समायोजन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इतना समझा, निश्चित तौर पर इतना ही आपके पेपर में आएगा। एक बार और मैं जरूर बता दे रहा हूँ आपको कि एक बार आप जो है स्वेज नहर के बारे में पढ़ लीजिएगा। स्वेज नहर आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह स्वेज नहर के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया आपसे। अगला प्रश्न देखिएगा, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 5 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, दीर्घोत्तरी टाइप का। ये प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वेज नहर के निर्माण और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो स्वेज नहर की बात की जाए तो मिस्र के ऐतिहासिक विरासत में स्वेज नहर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने की प्रक्रिया को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक अभूतपूर्व घटना के रूप में देखा जाता है। 1854 ईस्वी की बात है। फ्रांसीसी जो इंजीनियर रहे हैं, जो अभियंता रहे हैं, उनकी देखरेख में इस नहर को बनाया गया, इस नहर का निर्माण कराया गया। 1889 ईस्वी में इसका उपयोग शुरू हुआ और उस कालखंड में मिस्र ब्रिटेन के संरक्षण में ही था और यूरोपीय देशों के औपनिवेशिक विस्तार प्रक्रिया में एशिया की समुद्री यात्रा के लिए दक्षिणी अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था और इस कठिनाई से निजात पाने के लिए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। और स्वेज नहर के बन जाने से लंदन और मुंबई की जो दूरी रही, जो 7,000 किलोमीटर जो थी वो कम हो जाती है, लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो जाती है। और मानव के निर्माण कौशल की यह अभूतपूर्व घटना मानी जा सकती है। और इस नहर के निर्माण से न केवल समुद्री मार्ग छोटा होता है, इसके अलावा मानव के निर्माण साहस में कई गुना वृद्धि भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, कौन सा भाई? अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम एशिया व विश्व के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम एशिया का एशिया व विश्व के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को भी, दीर्घोत्तरीय टाइप का है। वहीं अगला प्रश्न आपकी सीरीज वगैरह मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि दक्षिण पश्चिम एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का विवरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपसे 10वां नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में आर्थिक स्वरूप के अंतर्गत यहाँ के भूमि उपयोग, प्रतिरूप और प्रमुख खाद्यान्न फसलों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को भी पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला दीर्घोत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख शक्ति के साधन हैं, विवेचना कीजिए तथा इसके उत्पादन और वितरण पर प्रकाश डालिए। कहाँ पर कितना होता है उसको बताइए, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जब भी आपसे वितरण पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं, इनमें से केवल 2 प्रश्न छाट करके आपको करने थे। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को हमने बता दिया विस्तार से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हिंदी साहित्य का पेपर 1 देखने के लिए देख लीजिएगा। पेपर 2 और 3 का भी अवेलेबल
है आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो और भी एक आध मॉडल पेपर आपको इसका दे दिया जाएगा। और किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक कर चुके होंगे, धन्यवाद आप सभी का।